हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल मास्टर का दूसरा भाग। नदी किनारे खड़ी दोनों आदिवासी युवतियों ने बुंदेला को इस तरफ आते देखा तो कमर पर लटका रखे लोहे के हथियार फौरन निकालकर हाथों में ले लिए। एक ने पलटकर नदी में नहाती तारा और दूसरी युवती से कहा, तुम दोनों पानी में रहना, बाहर का कोई व्यक्ति इधर आ रहा है। तब तक बुंदेला पास आ चुका था। ए, हथियार थामे एक युवती चीखी, यहाँ क्या कर रहे हो? यह सरदार जगदम्बा के कबीले की सीमा के भीतर की जगह है। बहुत बुरा किया तुमने यहाँ आकर। बुंदेला ठिठका। तारा की निगाह बुंदेला पर पड़ी तो चिहुक उठी। बुंदेला के कपड़े मैले हो रहे थे, शेप बड़ी हुई थी, सिर के बाल बिखरे हुए थे। मैं अजनबी हूँ, भटक कर इस तरफ आ गया हूँ। बुंदेला कह उठा, यहाँ से वापस जाने का रास्ता मुझे बता दो। रास्ता बताने वाला कोई नहीं मिला। उस तरफ सीधा आगे चले जाओ, मजीरा पहुंच जाओगे, दूसरी युवती कह उठी। बंदेरा सिर हिलाकर पलटने लगा कि तभी नदी में देखा। तारा से उसकी नज़रें मिली। तारा? बुंदेला ने चौंकने का अभिनय किया। तारा तब स्वयं उसे पुकारने जा रही थी। बुंदेला? तारा के होंठों से निकला, फिर किनारे पर खड़ी युवती से बोली, मेरे कपड़े दो, बाहर निकलना है मुझे। तुम इसे जानती हो? हाँ। कौन है ये? ये मेरा भाई है, तारा कह उठी। बुंदेला ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। मिनट भर बाद तारा के पास होने का आभास हुआ। वो पलटा। तारा ने गीले बदन पर कमर पर कपड़ा लपेट लपेट रखा था। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। तुम कुछ हटकर खड़ी हो जाओ, तारा गंभीर स्वर में बोली, मुझे अपने भाई से बात करनी है। दोनों युवतियां कई कदम दूर जाकर खड़ी हो गईं। तीसरी युवती अभी भी नदी में नहा रही थी। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई तारा, बुंदेला कह उठा। लेकिन मुझे अभी तक इस बात का दुख है कि उस दिन तुम मुझे सरदार जगदम्बा के रहमो करम पर छोड़कर चले गए थे। मैं तुम्हें पुकारती रही, लेकिन तुम अपने को बचाने की खातिर भाग गए, मुझे छोड़ गए। मैंने तुम्हारी पुकार नहीं सुनी थी तारा, वरना क्या मैं तुम्हें छोड़कर? बकवास मत कर बंदेला, तारा सख्त स्वर में क्या उठी। हम दोनों इकट्ठे ही खड़े थे कि एकाएक तू भाग गया। मैं वहाँ अकेली रह गई। तूने यह भी ना सोचा कि तारा का क्या होगा। बुंदेला कुछ पल चुप रहकर अफसोस भरे स्वर में क्या उठा। इसी पश्चाताप की खातिर तो मैं तुम्हें तलाश करता यहाँ आया हूँ। मुझे लगा कि जगदम्बा ने तेरे को पकड़कर कैद कर लिया है और खबर ये उड़ गई कि तूने उससे शादी कर ली है। तेरे को छुड़ाने के वास्ते ही तो मैं इधर आया हूँ। तारा की सोच भरी गंभीर निगाह बुंदेला पर टिकी रही। क्या देखती है? मैं वही हूँ जिस पर तू जान छिड़कती थी, तेरा बुंदेला। तेरे प्यार की खातिर तो मैंने ताराचंद की भी परवाह नहीं की। बुंदेला गहरी सांस लेकर क्या उठा। एकाएक तारा के होंठों पर मुस्कान बिखरी। मैंने भी तेरे प्यार में कौन सी परवाह की ताराचंद की? अपना सब कुछ तो तेरे हवाले कर दिया। बुंदेला कहना चाहता था कि अपना सब कुछ तू जाने कितनों के हवाले कर चुकी है, परंतु वह चुप रहा। खामोश सा इधर तारा को देखता रहा, जैसे उसका प्यार पाने के लिए दामन फैलाए खड़ा हो। इधर तारा सोच रही थी कि वो अकेली है। उसे बाहरी सहारे की बहुत ज़रूरत है कि जब जगदम्बा के खजाने की दौलत समेट कर जाने का वक्त आए तो तब उसे बाहरी सहायता मिल सके। आज जगदम्बा ने उसे वो खजाना दिखाना था। बाहरी सहायता उसे बुंदेला दे सकता था। इसके अलावा उसकी बुंदेला में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तारा? बुंदेला फुसफुसाया। हाँ। तारा सोचों से निकली। चल भाग चलते हैं। क्यों? तारा के होंठों से निकला। क्यों भागूं? तेरे को उस जंगली जगदम्बा ने कैद कर रखा है। इस वक्त मौका अच्छा है। इन युवतियों से घबराने की ज़रूरत नहीं, इन्हें तो मैं 2 मिनट में संभाल लूंगा। बुंदेला कह रहा था। वो दौलत कहाँ पर है बता दो, उसे भी समेट कर ले चलते हैं। बहुत बुरा हुआ जो हम अलग हो गए। तारा सोच रही थी कि यह मुर्गा मौका आने पर काम आएगा। अब कुछ नहीं हो सकता। तारा जानबूझकर लंबी सांस लेकर क्या उठी। क्यों? जानता तो सब कुछ था बंदेला। तुम मुझे छोड़कर भाग गए। सरदार जगदम्बा ने मुझे पकड़ लिया। वो बहुत क्रूर इंसान है। मुझे मारने जा रहा था, लेकिन जाने कैसे उसका विचार बदल गया और मुझसे शादी कर ली। शादी? हाँ। ये क्या कह रही हो तारा? शादी तो हमने करनी थी, लेकिन शुक्र करो कि जगदम्बा ने मेरी जान नहीं ली, तारा ने लटके स्वर में कहा। बहुत बुरा हुआ ये। खैर, तुम मेरे साथ भागकर यहाँ से निकल सकती हो। क्या फ़ायदा? क्यों, इसमें फ़ायदे की क्या बात आ गई? हम कहीं चलकर शादी कर रोटी कहाँ से खाएंगे? बुंदेला ने तारा को देखा। दौलत के बिना मेरे शौक कैसे पूरे होंगे? मुझे कहाँ रखोगे? यूं ही शादी नहीं हो जाती। शादी का कोई मतलब होता है। वो दौलत कहाँ है? जगदम्बा के पास। ये तो और भी अच्छी बात है। तुम जगदम्बा की ब्याता बनी हुई हो तो तुम्हारा विश्वास करता होगा। ऐसे में तुम बहुत ही आसानी से वो सारी दौलत समेट कर यहाँ से खिसक सकती हो। बेवकूफ़ हो तुम।
क्यों? अगर उसके पास से दौलत लेकर मैं भाग सकती तो कब की भाग गई होती। समस्या कहाँ है? सरदार जगदम्बा का कोई खजाना है, किसी सुरक्षित जगह है खजाना। उसका कहना है कि बहुतों ने कोशिश की उस खजाने को लूटने की, परंतु कोई सफल नहीं हो सका। सब जान गंवा बैठे। असंभव। अवश्य ऐसा हुआ होगा। ये बात वो झूठी नहीं कह सकता। बाहरी लोगों को भी ये सब पता होगा। तारा शांत स्वर में कह रही थी। अच्छी बात तो यह है कि जगदम्बा आज मुझे वो खजाना दिखाएगा। ओह। उसका कहना है कि भीतर जाकर कोई भी दौलत के साथ बाहर नहीं निकल सकता, परंतु वो मुझे बाहर निकलने की भी तकनीक बताएगा। वो मुझ पर विश्वास करने लगा है। ये तो और भी अच्छी बात है। तुम जगदम्बा से वो सब जान लो, उसके बाद उस दौलत के साथ साथ जगदम्बा की भी दौलत को साथ ले जाएंगे। बुंदेला ने जल्दी से कहा। इतनी जल्दी कुछ भी फैसला नहीं हो सकता। तुम कल मुझे यहीं मिलना, तारा ने सोच भरे स्वर में कहा। कितने बजे? ये तो मैं भी नहीं जानती। तुम सुबह ही आ जाना। मैं जब भी आ सकी आऊँगी। इस मामले के बारे में हम तब आगे बात करेंगे। पहले मुझे देख लेने दो कि दौलत कहाँ पड़ी है। बुंदेला तारा को देखता रहा। जाओ अब। एक बार गले नहीं लगोगी? बुंदेला ने मुस्कुराने की चेष्टा की। पागल मत बनो। इन युवतियों को मैंने बताया कि तुम मेरे भाई हो। ठीक है। बुंदेला ने गहरी सांस ली। जाता हूँ, कल आऊँगा। तारा ने सिर हिलाया। बुंदेला पलटा और एक तरफ बढ़ गया। तारा भी उन युवतियों के साथ वापस बस्ती की ओर जाने की तैयारी करने लगी। बुंदेला ने ताराचंद को सब बताया, सच बताया। सब कुछ सुनकर ताराचंद के होठों पर मुस्कान उभरी। कुछ बताने को रह तो नहीं गया? मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, बुंदेला ने गंभीर स्वर में कहा। ताराचंद ने सिगरेट सुलगाई, फिर बोला। क्या उसने बताया नहीं कि वो खजाना, वो दौलत कहाँ है? वो खुद नहीं जानती। आज देखने का मौका मिलेगा। जगदम्बा दिखा रहा है उसे। अपने डूबने का इंतजाम कर रहा है। ताराचंद व्यंग भरे स्वर में क्या उठा। बुंदेला उसे देखता रहा। अब क्या करूं मैं? तेरे को क्या लगता है कि तू क्या करे? सोच, मैं नहीं हूं। तब तू क्या करता? इन हालातों में मैं तारा के साथ लग जाता, उसकी बात मानता। तो अब भी मान ले। मतलब कि कल मिलूं उसे इसी नदी पर? हाँ। मिल और पता कर कि जगदम्बा के खजाने की क्या स्थिति है। बुंदेला ने सिर हिलाया। इस बार कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। साबित करना है तूने कि तेरे गले में मेरे नाम का पट्टा है। पहले वाली भूल अब नहीं दोहराऊंगा, बुंदेला क्या उठा। खुश थी तारा। मुझे तो खुश लगी। तेरे को देखकर भी खुश हुई? ताराचंद ने शांत निगाहों से उसे देखा। मेरे ख्याल में पहले उसने मेरा वहाँ आना पसंद नहीं किया, लेकिन बाद में वो सामान्य लगने लगी थी। सोचा होगा कि दौलत उठाने के लिए मुफ्त का पिट्ठू मिल रहा है, इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। क्यों लगा? बुंदेला परवर के लिए हिचकिचाया, फिर क्या उठा। उसकी आवाज़ में, चेहरे पर या आंखों में कहीं भी मेरे लिए प्यार नजर नहीं आया जो पहले दिखता था। कैसे नजर आता? सारा प्यार तो जगदम्बा के खजाने में जा पहुंचा है। ताराचंद कड़वे स्वर में क्या उठा। अगर तेरे चेहरे पर नोट चिपके होते तो वो मुस्कुराती भी, हंसती भी और तेरे को गले से भी लगा लेती। बुंदेला ने कुछ नहीं कहा। तेरे सामने दो ही रास्ते हैं। ताराचंद ने कठोर नज़रों से उसे देखा। या तो तू पट्टे वाला मेरा कुत्ता बन जा, या तारा का पिट्ठू बन जा, उसकी दौलत को ढोता रहे। बुंदेला ताराचंद को देखने लगा। दोनों ही सूरत में तेरा बुरा हाल होगा। चैन की सांस तू कभी नहीं ले सकेगा। बुंदेला ने सिर झुका लिया। तूने तारा के साथ मिलकर मेरा सत्यानाश कर दिया। कहाँ मैं मुंबई अंडरवर्ल्ड में सरगना के नाम से जाना जाता था, और कहाँ अब लावारिस सा खड़ा हूँ, खाली हाथ। पास में फूटी कौड़ी भी नहीं। ताराचंद की आवाज़ में जाने कैसे भाव थे कि बुंदेला उन भावों को स्पष्ट तौर पर नहीं समझ पाया। बुंदेला अफसोसी अंदाज में खड़ा रहा। तारा से कल मिलना है तूने, तब तक तू मेरे साथ ही रहेगा। गोमेद, मीरचंद, मनसुख, कल्याण और साथ के चारों व्यक्ति मजीरा में सीधे सत्तू के यहाँ पहुंचे। सत्तू 50 बरस का ठिगना, स्वस्थ सेहतमंद मूछों वाला था वो। 15 बरस से वो मजीरा में रह रहा था और रानो भी चक्कर लगा आता था। गोमेद और मीरचंद से उसकी खासी पहचान थी। रानो पहुंचकर वो दोनों में से किसी के पास ही रुकता था। सत्तू को मजीरा या रानो में कोई भी बदमाशी नहीं दिखाता था। जब भी पास के नोट खत्म होने लगते तो महीने 15 दिन के लिए बाहर जाता और कहीं से लूट पाट कर नोट ले आता और मजीरा में बैठकर खाता। मजीरा में शायद ही उसका किसी से झगड़ा हुआ हो। यूं वो सबसे बनाकर रखता था। सत्तू ने काफ़ी बड़ा झोपड़ा बना रखा था। आसपास की जगह पर साफ सफाई करके वहाँ की जगह को बगीचे का रूप दे रखा था। 2-4 किस्म के फूल उगा रखे थे। जब वे लोग वहाँ पहुँचे तो सत्तू नाश्ता करके हटा था। दिन के 10 बज रहे थे। उन्हें देखते ही सत्तू चौंका, फिर चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। क्या बात है? सत्तू हंसा। आज तो पूरा पश्चिम एक साथ है। वे घोड़े से उतरे। घोड़े बाहर ही बांध दिए गए। वो चारों आदमी भी बाहर रहे। गोमेद, मनसुख, मीरचंद और कल्याण झोपड़े के भीतर आ गए।
वहाँ टूटा फूटा पुराना फर्नीचर लगा पड़ा था, उस पर बैठ गए। सत्तू उन्हें वहाँ पाकर खुश था। मैं चाय बनाता हूँ। दोनों को एक साथ आए पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो ठाठ से रह रहा है तू, मनसुख बोला। कटी जाती है। तू यहाँ बैठ, मिर्चन ने सत्तू से कहा। जा कल्याण, तू चाय बना। किचन पूछ ले किधर है। सत्तू से किचन भी बताया है और सामान भी बताया है कि किधर रखा है। बैठते हुए सत्तू की खोज भरी निगाह गोमेद और मीरचंद पर मारी। अब बताओ क्या मामला है, सत्तू ने पूछा। मजीरा कैसे आना हुआ? तूने कई बार बोला कि मजीरा आना, आ गए। मीरचंद मुस्कुराया। सत्तू कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर सिर हिलाकर कहा, अब वजह बोलो। मेरे ख्याल से तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। गोमेद क्या उठा। सत्तू ने गोमेद को सोच भरी नज़रों से देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, नोट लेने आए हो, वैन वाले? समझदार है पट्टा। मनसुख हंसकर क्या उठा। हर तरफ की खबर रखता है। वही नोट लेने आया, मीरचंद बोला। सत्तू गंभीर दिखने लगा। क्या तेरी नज़र भी उन्हीं नोटों पर है? मनसुख ने पूछा। नहीं। हैरानी है कि तेरी नज़र उन नोटों पर नहीं है। मनसुख के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। मैं समझदार हूँ इसलिए। तेरा मतलब कि मीरचंद और गोमेद बेवकूफ़ हैं जो नोट लेने रानों से मजीरा आ गए? सत्तू ने मनसुख को देखा, चुप रहा। बोल, गोमेद बोला। तू कुछ कहना चाहता है? तूने देखे हैं वो नोट? नहीं, सुना है। क्या? कोई दो लोग वैन में दौलत भरकर मजीरा पहुंचे और वैन को खंडहरों में छिपाकर खुद रानों चले गए। दोनों हरामजादे थे। गोमेद चिढ़कर बोला। खाली हाथ साले मेरे ही पास रानों में आए थे। तब मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी दौलत का चक्कर है। हरामियों ने मुझे तो कुछ बताया नहीं। पता होता तो अब नक्शा ही दूसरा होता। उसकी भी सुन लेने थे, मीरचंद ने टोका। बता, तू भी बता। गोमेद ने व्याकुलता से सिर हिलाया। सत्तू कुछ चुप रहकर क्या उठा। सुना है वो बहुत बड़ी दौलत थी जो कि सरदार जगदम्बा के हाथ लग गई। वो आदिवासी कबीले का सरदार? गोमेद बोला। हाँ, वो ले गया दौलत को। अपने खजाने में रख ली वो सारी दौलत। और तूने उस दौलत को पाने के लिए कुछ नहीं किया? मीरचंद बोला। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। क्या मतलब? सरदार जगदम्बा के खजाने तक कोई नहीं पहुंच सकता। जो पहुंच गया वो जिंदा वापस नहीं आ सका। जगदम्बा तो खुल्लम खुल्ला कहता है कि कोई उसकी दौलत पर हाथ मारना चाहता है तो मार ले। उसकी इस चुनौती को मजीरा के कई खतरनाक लोगों ने स्वीकार किया। कालिया, रूपा, सुशील सिंह, जो कि मजीरा के खौफ माने जाते थे, उन तीनों ने बारी बारी अपनी जान गंवा दी उस खजाने को पाने के लिए। सब सत्तू के गंभीर चेहरे को देख रहे थे। अंकुरदास की याद है तुम लोगों को? हाँ, मनसुख बोला। बहुत दिलेर था अंकुरदास, लेकिन बेवकूफ़ी कर गया। उसने खजाने की अपेक्षा सरदार जगदम्बा पर हाथ डालने की ठान ली कि अगर जगदम्बा पर काबू पा लिया तो सारा खजाना उसके हाथ यूं ही आ जाएगा। अपने साथियों के साथ जगदम्बा के कबीले पर हमला कर दिया कि उस पर काबू पा ले। सत्तू ने गहरी सांस ली। मारा गया अंकुरदास? गोविंद ने सिर हिलाया। बुरी मौत मरा। अंकुरदास और उसके साथियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जगदम्बा की बस्ती वालों ने। 40 के करीब लोग मरे और उनके शरीरों के टुकड़े जगदम्बा ने सारे मजीरा में डलवा दिए। तब मजीरा दहल उठा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि जगदम्बा के खिलाफ खड़ा होता। इस बात को 5 साल बीत गए। तब से अब तक किसी ने भी जगदम्बा के खजाने के बारे में नहीं सोचा, जबकि मजीरा और रानों में हर कोई बढ़ चढ़कर खतरनाक है। कोमेद ने हौले से सिर हिलाया। मीरचंद के दांत भिज गए। मनसुख ने दोनों के चेहरों पर निगाह मारी, फिर सत्तू से क्या उठा। अपनी बातों से तुम्हें डराना चाहता है कि हम अपने इरादों से पीछे हट जाएं और बाद में मौका देकर तू हाथ मार ले। सत्तू मुस्कुरा पड़ा उसकी बात सुनकर। मैं रोक नहीं रहा, जाओ ले लो जगदम्बा का खजाना। गोमेद ने मनसुख को देखकर कहा। तू चुप रह, बोलना नहीं। मनसुख ने सिर हिलाया। और बता खजाने के बारे में। गोमेद सत्तू से बोला। बता दिया। बता दिया? हाँ। उल्लू के पट्टे, खजाना कहाँ है, जाने का रास्ता कैसा है, ये सब नहीं बताएगा? मैं नहीं जानता। तो क्या जानता है? यही कि खजाना है जगदम्बा की बस्ती में, यही सुन रखा है, सत्तू बोला। गोमेद ने मीरचंद को देखकर कहा। सुना तूने? ये तो कुछ भी नहीं जानता। मैंने कभी सरदार जगदम्बा के खजाने की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मुझे बस से बाहर की बात लगी। सत्तू क्या उठा। बड़े बड़े 30 मार्का नहीं ले सके खजाने को तो मैं। खजाने में माल कितना है? मीरचंद ने पूछा। बहुत तगड़ा। सत्तू ने सोच भरे स्वर में कहा। दादा परदादा के ज़माने की दौलत है खजाने में। सुना है यहीं कहीं दबे पड़े खजाने दौलत उन्हें कई बार मिली थी। वो सब इकट्ठी कर रखी है। कुछ पल वहाँ खामोशी रही। उन्हें चुप पाकर मनसुख ने पूछा। ऐसी कैसी जगह पर रखा है वह खजाना कि उसे आज तक कोई नहीं ले सका? सुन तो मैंने भी रखा है जगदम्बा के खजाने के बारे में, परंतु कभी विश्वास नहीं किया था। है वहाँ खजाना, सत्तू ने कहा। कैसी जगह पर रखा है? नहीं मालूम मुझे। सत्तू ने इंकार में सिर हिलाया। इतना ही सुन रखा है कि जगदम्बा के दादा के जमाने में 2 साधुओं ने बरसों तक उनकी बस्ती के पास ही डेरा डाला था। बस्ती वालों ने न जाने कि उनकी जान नहीं ली और उन्हें खाना पीना देते रहे। इस दौरान ही उन साधुओं ने उस जगह का निर्माण करके कबीले बस्ती वालों को सौंप दिया था।
वहीं पर ही उन्होंने खजाना रखना आरंभ कर दिया था। मतलब कि बेहद सुरक्षित जगह है वो, मीरचंद बोला। बहुत सुरक्षित, सुना यही है, सत्तू ने गंभीर स्वर में कहा। मीरचंद और गोमेद की नजरें मिली। क्या ख्याल है तेरा? मीरचंद ने पूछा। उस खजाने को कोई नहीं ले पाया, गोमेद बोला। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। भला ऐसी कैसी जगह हो सकती है कि वहाँ रखी दौलत इतनी ज़्यादा सुरक्षित है? ऐसा कुछ तो हो गई, मीरचंद बोला। लेकिन हम कोशिश करेंगे खजाना पाने की। मेरी सलाह मानो तो ये इरादा रहने दो, सत्तू बोला। क्यों? मैंने आज तक यही महसूस किया है कि वहाँ मौत है, खतरा है, दौलत कोई नहीं पा सकता, सत्तू ने कहा। तू ठीक कहता है, गोमेद ने कहा। आसान मामला होता तो उसका खजाना कब का लुट चुका होता। लेकिन हम भी एक कोशिश करके रहेंगे, क्यों मीरचंद? क्या कहता है तू? सोचना पड़ेगा। सोच ले। मैं तो जगदम्बा की दौलत पाने की कोशिश अवश्य करूंगा, गोमेद ने पक्के स्वर में कहा। पहले जगदम्बा से बात कर लेते हैं, मीरचंद ने सोच भरे स्वर में कहा। कैसी बात? अगर वो वैन वाली दौलत शराफत से हमारे हवाले करता है तो हम उसके खजाने की तरफ नज़र नहीं डालेंगे। वो क्या मान जाएगा? बात करके देख लेते। जगदम्बा तक पहुंचा कैसे जाए? गोमेद बोला। सिर्फ बातचीत ही करनी है तो वहां तक तरसेम तुम लोगों को ले जाएगा, सत्तू क्या उठा। कुछ पैसा लेगा वो। तो आज जगदम्बा से बात कर ही लेते हैं, मीरचंद ने सिर हिलाकर कहा। कल्याण चाय बनाए लाया और सबको चाय का गिलास थमाने लगा। मनसुख फौरन उठा। तरसेम से मैं बात करके आता हूँ, बल्कि उसे साथ ही ले आता हूँ। तू जानता है तरसेम को? सत्तू ने उसे देखा। पुराना जानता हूँ, मनसुख मुस्कुराया। बच्चा है मेरा। तरसेम ने मनसुख को पास आते देखा तो मुस्कुरा उठा। तू यहाँ कैसे? तरसेम ऊंचे स्वर में क्या उठा। मनसुख पास पहुंचा, हौले से हंसा। कैसा है तू? मनसुख पास जा पहुंचा। तरसेम उठा, दोनों गले मिले। बैठो। तरसेम पीपे की तरफ इशारा करके बोला। मैं पानी लाता हूँ, फिर चाय। वो सब हो जाएगा। ले रखा है सब, तू बैठ। मनसुख ने उसकी बाँह पकड़कर बिठाया। तरसेम बैठ गया। तेरे को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा मनसुख, तरसेम खुशी भरे सर में क्या उठा। मैं तो। तू तो नहीं आया ना? रानू, 2 साल पहले जब मिला था तो वादा किया था कि आएगा। कई बार आने की सोची, नहीं आ पाया। अब आना। आऊँगा, पक्का आऊँगा। हरामी के, इसी तरह तूने 2 साल पहले भी कहा था। इस बार पक्का वादा, कसम से। उसने गले की घंटी को हाथ लगाया। मनसुख के बारे में विस्तार से जानने के लिए अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित नॉवेल सरगना अवश्य पढ़ें, जो कि आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्या हो रहा है मजीरा में? एकाएक पूछा मनसुख ने। क्या होना है? वो वैन, नोट, जगदम्बा का खजाना। तरसेम ने सिर हिलाया। हाँ, गड़बड़ तो है। क्या गड़बड़ है? देवराज चौहान। वो दौलत देवराज चौहान की है। सुना है वो बहुत बड़ा डकैती मास्टर है। हाँ, पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चल गया। अयूब खान, जमीर सिंह उसकी दौलत के साथ इधर को भाग आए थे। दौलत यहाँ छिपाई और पहुँच गए रानों में। वो दौलत हाथ लग गई सरदार जगदम्बा के, जिसे उसने अपने खजाने में रख लिया। हाँ, तरसेम क्या उठा। कुछ देर पहले देवराज चौहान और जगमोहन इधर आए थे। मेरे से सरदार जगदम्बा के बारे में जानकारी ली। मजीरा के जर्रे जर्रे के बारे में जानकारी ली। मास्टर के बारे में पूछा। मास्टर के बारे में? उसके बाद उन दोनों के बीच आधा घंटा तक बातें होती रहीं। इस दौरान तरसेम ने चाय बनाई। दोनों ने चाय पी। उनकी बातें रुकी। जो तरसेम नहीं जानता था उसने वो जाना। जो मनसुख नहीं जानता था उसे पता चला। हालात खतरनाक हैं इधर के, मनसुख ने कहा। अभी तो और ख़राब होंगे हालात, तरसेम बोला। तेरी ज़रूरत गोमेद और मीरचंद को पड़ गई है। वो सरदार जगदम्बा से मिलना चाहते हैं। फीस क्या लेगा? तू बीच में है तो फीस कहाँ से आ गई? तो क्या मेरी वजह से भूखा रहेगा? तरसेम ने मनसुख को देखा। 5,000 एडवांस लेना जगदम्बा से मिलवाने के, बाद में 2.5 मुझे दे देना। ऐसे ही करूँगा। कहीं 5,000 देने में उन्होंने दादागिरी दिखाई तो? नहीं दिखाएंगे। ऐसा कुछ हुआ तो मैं संभाल लूँगा। एक बात तो बता, मनसुख एकाएक बोला। क्या? सरदार जगदम्बा ने खजाना रखा कहाँ है? नहीं पता। खजाने की सुरक्षा का क्या इंतज़ाम कर रखा है? नहीं पता। ये बात तो तेरे को पता करके रखनी चाहिए थी। इस जानकारी से तुझे तगड़े नोट मिल सकते हैं। पता किससे करता? जो खजाना लेने जाते हैं वो जिंदा नहीं लौट पाते। जगदम्बा की बस्ती वाले भी इस बारे में कुछ नहीं जानते। जगदम्बा तो मुझे बताने से रहा। इतना ही जानता हूँ कि खजाना किस तरफ है। किस तरफ है? जगदम्बा की बस्ती से पश्चिम की तरफ चलो तो करीब 15 मिनट बाद एक नज़र आएगी। मीनार? हाँ। नीचे से उस मीनार का घेरा काफ़ी चौड़ा है और ऊपर जाती वो पतली होती चली जाती है। कभी वो पीले से रंग की थी, लेकिन अब काली पड़ चुकी है। उसी मीनार के नीचे वो खजाना है। मीनार के नीचे खजाना है? मनसुख के होंठ सिकड़े। तरसेम ने हाँ में सिर हिलाया। फिर तो उसे पाना बहुत आसान है। तो जा ले ले, थोड़ा सा मुझे भी दे देना, तरसेम ने कहा। मनसुख सोचों में डूबा उसे देख रहा था। ज़मीन के नीचे है खजाना?
मनसुख ने पूछा। हाँ, तो दिक्कत क्या है? ज़मीन में छेद करके नीचे पहुँच कर वो खजाना ले सकते हैं। तो ले ले, कब रोका है तेरे को? तरसेम की आवाज़ में पुनः व्यंग आ गया। मनसुख सोचता रहा। तरसेम बोला, तेरे बस का कुछ नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर उस खजाने को पाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। तेरे लिए तो खजाने के बारे में सोचना भी बुरे सपने जैसा है। तरसेम समझाने वाले सर में कह रहा था, तू इस बुरे सपने को मत सोच। खजाने में जाने का कोई रास्ता है? ज़रूर होगा। तेरे को नहीं पता? पता है, लेकिन तू क्या करेगा जानकर? तरसेम ने गहरी सांस ली। उस मीनार से ही जगदम्बा के खजाने के भीतर जाने का रास्ता है। जो मैंने सुना है वही बता रहा हूँ। मीनार से भीतर जाने का रास्ता है तो बाहर आने का रास्ता भी मीनार से है? पूछा मनसुख ने। नहीं जानता। कोई बाहर ही नहीं आया आज तक, तो कैसे पता चले कि बाहर आने का रास्ता किधर से है? तरसेम ने गंभीर स्वर में कहा। इतना आसान होता जगदम्बा के खजाने को लूटना तो जाने कितनी बार लुट चुका होता। कब तक बचेगा? कभी तो लुटेगा वो खजाना, मनसुख बोला। ये बात तो ऊपर वाला जाने। चल, उन लोगों को सरदार जगदम्बा से मिला। मनसुख उठ खड़ा हुआ। झोपड़े में पुराना सा शीशा पड़ा था। तारा तैयार होकर खुद को शीशे में देख रही थी। चेहरे को एकटक बहुत गौर से निहार रही थी। 50 की उम्र थी, 35 की लगती थी। अपना चेहरा देखते हुए ये सोच रही थी कि खुद को ज़्यादा देर धोखे में रखना ठीक नहीं। धीरे धीरे अब उम्र झलकनी शुरू हो चुकी थी। जवानी के दम पर जिंदगी जितनी बीतनी थी बीत गई। अब तो दौलत की गाड़ी उसकी बढ़ती उम्र को खींचेगी। जीवन बिताने के लिए उसे दौलत की सख्त ज़रूरत थी, और उस दौलत पर नाक की तरह कुंडली मारे सरदार जगदम्बा बैठा था। तभी जगदम्बा ने भीतर प्रवेश किया। तारा पलटी। चेहरे पर मर्दों की जान लेने वाली मुस्कान अठेरी। ओ डार्लिंग, तुम आ गए? कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जगदम्बा मुस्कुराया। उसकी निगाह तारा के कपड़ों पर गई। आज तारा ने बस्ती के पहनावे वाले कपड़े न पहनकर जीन्स और छोटा सा टॉप पहना था। बालों का जूड़ा करके सिर के ऊपर कर रखा था। जो भी हो, अभी मर्दों को खींचने की कशिश थी उसमें। जगदम्बा ने उसे बाहाँ से पकड़कर अपने से सटा लिया। तुम तो मेरी जान लेकर ही रहोगे। तुम बहुत अच्छी हो। तुम भी। तारा अपना हाथ उसके सीने पर फेरने लगी। ये कपड़े क्यों पहन लिए? बस्ती के रिवाज के मुताबिक ही तुम। मेरे लिए तो रिवाज की छूट दे दो। मैंने हमेशा ऐसे ही कपड़े पहने। उन कपड़ों को पहनना मुझे ठीक नहीं लगता। और जब तुम मेरे साथ मुंबई जाओगे तो वहाँ से और युवतियों को ब्याह कर लाओगे तो वो भी ऐसे ही कपड़े पहनेंगी। पेड़ों के पत्ते नहीं लपेटेंगे अपने शरीर पर। क्या वो युवतियाँ मेरा कहना नहीं मानेंगी? जगदम्बा ने पूछा। मान जाएंगी, लेकिन उनसे प्यार पाना है तो तुम्हें उनका कहना भी मानना पड़ेगा। शहरी युवतियाँ ऐसी ही होती हैं। वो तुम्हारे सारे रिवाजों को खुशी से नहीं मानेंगी। जगदम्बा ने एकाएक पूछा। नदी पर कौन मिला था तुम्हें? तारा उसी पर सतर्क हो गई। भाई था मेरा, तारा ने जवाब देते हुए लापरवाही दिखाई। भाई? क्या तुम भाई को बताकर आई थी कि मजीरा जा रही हो? बताया तो था। क्या कह रहा था तुम्हारा भाई? वापस मुंबई चलने को कह रहा था। मैंने कहा कि अब तो मेरी सारी दुनिया सरदार जगदम्बा के साथ है। मैंने उससे ब्याह कर लिया है। जगदम्बा के बिना तो अब मैं जीवन बिताने की सोच भी नहीं सकती। तो वो मुझे मुंबई चलने पर जोर देता रहा। आखिरकार मैंने उसे टालने के लिए कहा कि कल इसी नदी के किनारे पर ही मिलना। लेकिन मैं अब मुंबई नहीं जाऊंगी। तो तो कहने लगा, उस दौलत में आधी मेरी है। तुम अगर मुंबई नहीं जाना चाहती तो आधी दौलत मेरे हवाले कर दो। अब मैं उसे कैसे बताती कि वो दौलत तो तुमने अपने खजाने में रख दी है। जगदम्बा ने बेहद प्यार भरे भाव से तारा को अपने से अलग किया। वो युवतियाँ जो पहरे पर तुम्हारे साथ थीं, तब उनका कहना है कि वो वही व्यक्ति था जो इस खंडर में तुम्हें छोड़कर भाग निकला था जब मैंने तुम्हें पकड़ा था। जब उस गाड़ी में रखी वो दौलत मैंने ली थी। तारा चौंकी, फौरन ही संभल गई। नहीं, तारा के होंठों से निकला, वो तो मेरा भाई है। वो नहीं है। उनमें से एक तो दावे के साथ कहती है कि जो नदी पर तुमसे मिला था वही था। डार्लिंग, तारा के चेहरे पर बहुत ही मारक मुस्कान ठहरी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्यों नहीं है? बहुत भरोसा है। तो मेरी बात का विश्वास करो, वो मेरा भाई था। कल भी मिलेगा वो। फिर तो उसे बस्ती में लाना चाहिए था। ज़रूर लाती, लेकिन वो उस दौलत में से आधी दौलत मांगेगा। मैं कहाँ से दूंगी दौलत उसे? यह बात की बात है। कल लाना उसे, मुझसे मिलाना। ठीक है। अब तो मुझे अपना खजाना दिखा। वहीं चलने की तैयारी है अब। तभी झोपड़े के बाहर से आवाज़ आई। सरदार, तरसेम कुछ लोगों के साथ आया है, तुमसे मिलना चाहता है। जगदम्बा के होंठ सिकुड़े। फिर वो तारा से बोला, तुम यहीं रहो, मैं उन लोगों से मिलकर आता हूँ। उसके बाद खजाने की तरफ चलेंगे। कहने के साथ ही जगदम्बा पलटा और झोपड़े से बाहर निकल गया। जहांगीर 50 बरस का सेहतमंद लंबा सा व्यक्ति था। 40 बरस तक तो उसने बहुत शराफत से अपनी ज़िंदगी बिताई। साइकिल ठीक करने की दुकान थी और खूब चलती थी। 6-6 कारीगर पूरे दिन व्यस्त रहते थे। परंतु एक बार एक कारीगर से झगड़ा हो गया तो उसे नौकरी से निकाल दिया। बदले में उस कारीगर ने पागलपन में डूबे उसकी पत्नी और तीनों बच्चों की हत्या कर दी। यहाँ से जहांगीर की ज़िंदगी बदली। जहांगीर ने उस कारीगर को तलाश करके उसे बुरी मौत मारा
और फिर उसके परिवार को भी समाप्त करके अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 10 सालों में वह अपराध की दुनिया का कीड़ा बन गया। चोरी की, डकैती की, अपहरण किया, दौलत कमाई, परंतु पुलिस इसके पीछे पड़ चुकी थी। जहांगीर को अब चैन नहीं मिल रहा था और छिपा फिर रहा था। पास की दौलत भी समाप्त हो चुकी थी। साल भर से वो कोई ऐसा हाथ मारना चाहता था कि बाकी की ज़िंदगी आराम से बैठकर बिता सके, पुलिस की नज़रों से कहीं दूर टिक जाए। इस वक्त जहांगीर ने अपना डेरा भीड़ भाड़ वाले इलाके के एक ढाबे के ऊपर बने एक कमरे में डाला हुआ था। ढाबे वाला पुरानी पहचान का था। 4 महीने से वो यहीं रह रहा था। बहुत कम वो बाहर निकलता था। वो नहीं चाहता था कि पुलिस की निगाह उस पर पड़े और वो फंसे। जहांगीर के चेहरे पर काली सफ़ेद घनी दाढ़ी थी। बाल भी गर्दन तक लंबे थे। ये होलिया उसने इसी कमरे में रहकर तैयार किया था कि अगर कभी यहाँ से बाहर निकलना भी पड़े तो पुलिस आसानी से उसे न पहचान सके। तभी उसके मोबाइल की बेल बजी। स्क्रीन पर आया नंबर देखा तो पता चला नीचे ढाबे से फारूक फ़ोन कर रहा था। बोल, जहांगीर ने बात की। तेरे से कोई मिलने आया है, आदमी औरत, अपना नाम वो महाजन बता रहा है। शुक्र है। फ़ोन पर ही जहांगीर ने गहरी सांस ली। क्या हुआ? भेज दे उन्हें ऊपर, कहकर जहांगीर ने फ़ोन बंद कर दिया। मिनट भर बाद ही 1.25 फीट ऊपर जाती आती सीढ़ियों से महाजन मोना चौधरी वहां पहुंचे। जहांगीर उन्हें देखकर मुस्कुराया। ये क्या हालत बना रखी है? महाजन बैठते हुए बोला। पुलिस पीछे पड़ चुकी है, जहांगीर ने कहा और मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी भी कुर्सी पर बैठ गई। मैं तो सुबह से इंतज़ार कर रहा था, जहांगीर बोला। क्या लोगे, ठंडा गर्म, खाना पीना? कुछ भी नहीं। तू वो बात कर जिसके लिए तू मोना चौधरी को पास देखने को कह रहा था। महाजन मोना चौधरी को देखकर बोला। ये कहता है कि इसे खजाने के बराबर जैसी दौलत का पता है। मुझे नहीं बता रहा। 2 महीने से यही कह रहा है कि मोना चौधरी को लेकर आ, उसके सामने बताऊंगा। मोना चौधरी की निगाह जहांगीर पे टिकी। क्या मामला है? बहुत बड़ी दौलत पड़ी है कहीं। जहांगीर क्या होता? अगर वो हम लोगों के हाथ में आ जाए तो हमारा बहुत भला हो जाए। कम से कम उस दौलत से मिलने वाले हिस्से से मैं अपना ठिकाना कहीं दूर बनाकर पुलिस से बच सकता हूँ। कहाँ है दौलत? रानो नाम की जगह रानो नाम की जगह का नाम सुना है? रानो? महाजन के माथे पर बल पड़े। सुना है, मोना चौधरी बोली, लेकिन वहाँ कभी जाना नहीं हुआ। किधर है ये जगह? महाजन ने मोना चौधरी से पूछा। बात सुनते रहो, पता चल जाएगा, मोना चौधरी बोली। जहांगीर मोना चौधरी को देख रहा था। आगे बोलो, मोना चौधरी ने कहा। रानो जाते वक्त उससे कुछ पहले मजीरा नाम की जगह पड़ती है, जहांगीर ने कहा। मजीरा में कई आदिवासी कबीले हैं। उनमें से एक कबीला सरदार जगदम्बा का है। उसी सरदार जगदम्बा के पास खजाने में बहुत दौलत रखी हुई है, जो कि उसके लिए बेकार है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया को पसंद नहीं करता। दौलत का मज़ा लेने के लिए उसके पास संपर्क नहीं है, परंतु जब भी दौलत जैसी चीज़ उसके हाथ लगती है तो वो उसे अपने खजाने में इकट्ठा कर लेता है। वे सब उसके बाप दादे के वक्त से चला आ रहा है। मोना चौधरी सोच भरी नज़रों से जहांगीर को देखे जा रही थी। इतनी दौलत उसके पास आई कहाँ से? महाजन ने पूछा। कभी उन्हें वहाँ हीरे के ढेर ज़मीन में दबे मिले थे, सोना भी मिला। पुरानी ज़मीन है, ऐसी दौलत रूपी चीज़ें उन्हें मिलती रही हैं, और वो वही दौलत आज खजाना बन चुका है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? छोटू ने बताया। छोटू? हाँ, कई बार मेरे साथ काम कर चुका है। 2-3 महीने पहले वो मजीरा से लौटा है। 6 महीने वो मजीरा में लगा कर आया है। उसने आते ही सरदार जगदम्बा के खजाने की बात मुझे बताई तो मजीरा चलने को कहा, परंतु मैं समझ गया कि काम बड़ा है, मेरे बस का नहीं। तुमसे कई बार मोना चौधरी का जिक्र कर चुका था, इसलिए मैंने बार बार तुम्हें फ़ोन पर मोना चौधरी के साथ आने को कहा कि बड़ी दौलत के बारे में बताऊंगा। छोटू अब कहाँ है? महाजन ने पूछा। आने वाला है, कहीं काम से गया है। महाजन ने मोना चौधरी को देखकर कहा। तुम किन सोचों में खो गई? इसकी बात पर गौर कर रही हूँ। क्या मजीरा में इतनी दौलत हो और अब तक बची रहे, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। क्यों? रानो और मजीरा में ज़्यादातर वे लोग पनाह लेते हैं जो कानून से भागे होते हैं, और उन्हें पता होता है कि कानून उन्हें छोड़ने वाला नहीं। आम आदमी के लिए वहाँ पाँव रखना ही मुसीबत से भरा है। ऐसे में वहाँ के आदिवासी लोगों के पास दौलत हो और वो बची रहे, ये कैसे हो सकता है? क्यों जहांगीर? महाजन ने उसे देखा। मैं सच कह रहा हूँ। बेबी क्या गलत कह रही है? मोना चौधरी का कहना भी अपनी जगह पर ठीक है, परंतु मैं भी ठीक कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, मोना चौधरी ने कहा। यकीन करो, छोटू कोई भी खबर गलत नहीं कहता। वो छोटू है कहाँ? यहाँ है। आवाज़ के साथ ही सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आई और छोटू ऊपर आ गया। नाम के अलावा वो कहीं से भी छोटा नहीं था। कद काठी जहांगीर के बराबर ही थी। छोटू, ये मोना चौधरी और ये महाजन, जहांगीर बोला। वो तो मैं देखते ही समझ गया था। छोटू चारपाई के कोने पर बैठ गया। मजीरा के बारे में इनसे बात कर तो ठीक से इनसे क्या सुन पाएगा? जहांगीर ने पहलू बदला। छोटू ने मोना चौधरी को देखकर कहा। क्या पूछना चाहते हो?
जहांगीर कहता है कि मजीरा की आदिवासी बस्ती के सरदार जगदम्बा के पास बड़ा खजाना। हाँ, मैंने ही तो बताया जहांगीर को, छोटू ने टोका। रानो और मजीरा जानते हो कैसी जगह है वो? मोना चौधरी बोली। मजीरा में 6 महीने रहकर लौटा हूँ, मुझे सब पता है, छोटू ने कहा। मोना चौधरी मुस्कुराई। तो तुम्हें यह भी पता है कि मजीरा में इतनी दौलत किसी के पास हो और वो रुकी रहे? ये संभव नहीं। लेकिन जगदम्बा की दौलत रुकी हुई है मुद्दत से। छोटू भी मुस्कुराया। कैसे? छोटू कुछ चुप रहकर कह उठा। यूं तो जगदम्बा की दौलत बहुतों ने हासिल करने की चेष्टा की, परंतु सब मारे गए। सब मारे गए? महाजन के होठों से निकला। हाँ, सब। अजीब बात है। महाजन ने मोना चौधरी को देखा। लेकिन सच बात है। जगदम्बा ने वो दौलत रखी कहाँ है? एकाएक मोना चौधरी ने पूछा। बहुत ही खास जगह। वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता और पहुँच जाने पर बाहर नहीं निकल सकता, वहीं मर जाता है। छोटू ने गंभीर स्वर में कहा। वो जगह है ही ऐसी। तो इसलिए तुम कह रहे थे कि जो भी दौलत लेने जाता है मर जाता है, महाजन बोला। छोटू ने सहमति से सिर हिलाया। भीतर से वो जगह है कैसी? ये कोई भी नहीं बता पाया, क्योंकि जो भीतर गया वो वापस नहीं आया। मोना चौधरी ने महाजन को देखा। तुम जो कह रहे हो वो कैसे संभव है? महाजन के होंठों से निकला। संभव है। यही हुआ है अब तक, यही हो रहा है। छोटू गंभीर स्वर में कह उठा। वरना मजीरा और रानों में ऐसे ऐसे खतरनाक लोग मौजूद हैं कि वो हर असंभव काम कर सकते हैं। खजाना रखने वाली वो जगह किसने बनाई है? मोना चौधरी ने पूछा। क्यों जानना चाहती हो? उससे मालूम किया जा सकता है कि वो कैसी जगह है, कैसे भीतर जाया जा सकता है। और कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? सुनने में आया कि जगदम्बा के दादा के ज़माने में दो साधुओं ने उनकी बस्ती की सीमा पर घने जंगल में डेरा डाला था। वे आदिवासी लोग उन्हें कोई तकलीफ देने की अपेक्षा उनकी सेवा करने लगे, उन्हें खाना पीना देते रहे। वो साधु जवानी में आए तो बुढ़ापे में वहाँ से गए और आदिवासी बस्ती के लिए वो जगह बनाकर उन्हें सौंप गए जहाँ खजाना रखा हुआ है, छोटू ने बताया। मोना चौधरी के होंठ सिकुड़े। अजीब क्या बात बता रहे हो, महाजन ने कहा। लेकिन मेरा कहा सच है, छोटू ने गंभीर स्वर में कहा। तो वहाँ ऐसा क्या है कि खजाना लेना असंभव बात हो गई? महाजन बोला। कुछ तो बात है ही, जो कि आज तक कोई नहीं ले सका, छोटू ने कहा। सबसे हैरानी की बात है कि अगर कोई उस खजाने को पाने के लिए जाना चाहता है तो सरदार जगदम्बा को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं। कोई एतराज़? महाजन के माथे पर बल पड़े। हाँ, खजाना पाने के लिए भीतर जाने के रास्ते पर मीनार बनी हुई है। वहाँ पर जगदम्बा के दो पहरेदार हर वक्त मौजूद रहते हैं। उन्हें यह कहा जाए कि वो खजाना पाने के लिए भीतर जाना चाहते हैं तो वे भीतर जाने का रास्ता खोल देते हैं। छोटू के चेहरे पर गंभीरता ठहरी हुई थी। मोना चौधरी के होंठ अजीब से अंदाज में सिकुड़ गए। क्यों बेबी? महाजन ने मोना चौधरी को देखा। क्या कहती हो? अजीब बात लग रही है कि जो खजाना लेने की चाहत रखता है उसे रोका नहीं जाता, भीतर जाने के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता है। मोना चौधरी कह उठी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि खजाना लेकर कोई भी बाहर नहीं निकला, बल्कि जो लेने गया वो भी कभी वापस नहीं लौटा। इसका मतलब भीतर कुछ खास है जो कि भीतर वाले को बाहर नहीं आने देता। क्या मालूम क्या है? मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव थे। जहांगीर कह उठा। हो सकता है हम उस खजाने को पाने में सफल हो जाएं, या फिर ये हमारा अंतिम सफ़र हो। महाजन कह उठा। जहांगीर ने महाजन को देखा, कहा कुछ नहीं। कई पलों की खामोशी छा गई। मिनट भर बाद महाजन बोला। रहने दो बेबी, हमें इस बेकार के काम में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। एक बार देख लेने में क्या हर्ज है? क्या? महाजन की आंखें सिकुड़ी। खजाने से ज़्यादा मुझे उस जगह में दिलचस्पी हो रही है कि आखिर वो जगह कैसी है, मोना चौधरी ने कहा। मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता मोना चौधरी, छोटू ने गंभीर स्वर में कहा। मजीरा के कई खतरनाक लोग खजाना पाने के लिए, परंतु वो कभी भी वापस नहीं लौट सके। उन्हें ना लौटते पाकर दूसरों के हौसले भी पस्त हो गए, जो खजाना पाने के लिए उस तरफ जाने की सोच रहे थे। तुम्हें ये सब बातें कहाँ से पता चली? ज़्यादातर बातें तरसेम ने बताई हैं। तरसेम? मजीरा में किसी को कुछ जानना होता है तो वो तरसेम से ही पूछता है। बदले में तरसेम बताने की कीमत लेता है। मेरे पास विस्की की बोतल थी, आधी तरसेम ने पी, आधी मैंने, और उससे ये बातें कैसे जान ली? मैंने जान ली, छोटू बता रहा था। और तरसेम ने अपना विचार मुझे बताया कि खजाना लेने वाला कभी भी वापस नहीं आ सकता। वापस आ सकता होता तो खजाना पाने गए ढेरों लोगों में से कोई एक तो वापस लौटा होता। खूब, मोना चौधरी कह उठी। वो जगह वास्तव में दिलचस्प है बेबी, महाजन ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा। हमें मजीरा जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ हमारे पास काम बहुत। मैं उस जगह को एक बार जाकर अवश्य देखूंगी। क्या ज़रूरत है? महाजन झल्ला कर बोला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो जगह है क्या? वहाँ जाने वाला क्यों वापस नहीं लौट पाता? कैसे जानोगी ये बात? महाजन की निगाह मोना चौधरी पर टिकी। उस जगह के भीतर जाकर? महाजन के दांत बिछ गए। बाहर नहीं आ सकोगी बेबी, वहाँ से आज तक कोई भी बाहर नहीं आ सका। यही तो जानना है कि क्यों नहीं आ सका। मोना चौधरी दृढ़ता भरे अंदाज में मुस्कुराई।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जहांगीर क्या उठा। अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका है क्या? महाजन ने तीखे स्वर में कहा। हाँ, पुलिस का खतरा हर वक्त सिर पर रहता है। दौलत हाथ लग गई तो निश्चिंत होकर कहीं रहकर ज़िंदगी बिता लूंगा। तू भी साथ जाएगा? महाजन ने छोटू को देखा। ये दोनों भीतर खजाना लेने जाएंगे तो बाहर पहरे पर भी तो कोई चाहिए। महाजन ने खा जाने वाली निगाहों से छोटू और जहांगीर को देखा। मेरी मान तो तू भी चल, जहांगीर बोला। दुश्मनों ने अफवाह उड़ा रखी है, वरना वहाँ खतरे वाली कोई बात नहीं। महाजन ने उखड़ी आवाज में मोना चौधरी से पूछा, क्या तुम मजीरा जाओगी? हाँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार वो जगह कैसी है। वहाँ खजाना पड़ा है। वहाँ लोग खजाना लेने भीतर जाते हैं और लौट नहीं पाते, और खजाने का मालिक किसी को भीतर जाने से रोकता भी नहीं। मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा, 2-3 दिन के लिए हम मजीरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तुम खामा का खतरे को अपने गले में डाल रहे हो, महाजन ने गुस्से में कहा। तुम यहीं रहना, मैं तुम्हें साथ चलने को मजबूर नहीं करूंगी। मैं डरता नहीं हूँ, बल्कि खामा का खतरे छलांग नहीं लगाना चाहता। मैं जाऊंगी, मोना चौधरी ने दृढ़ स्वर में कहा। तुमने साथ चलना है या नहीं, ये सोच लेना। मोना चौधरी जब अपने फ्लैट पर पहुंची तो शाम के 8 बज रहे थे। अंधेरा छा चुका था। सबसे पहले उसने पास के रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर दिया, फिर बाथरूम में चली गई। नहाकर जब बाहर निकली तो मात्र वो ब्रा पैंटी में थी। उसके शानदार जिस्म पर पानी की बूंदें मोतियों की भांति चमक रही थीं। वो बेडरूम में मौजूद वार्डरोब पर गई और नाइट सूट निकालकर पहना, फिर गीले बालों में उंगलियां फेरती हुई वापस आई कि कॉल बेल बज उठी। मोना चौधरी ठिठकी, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आई मैजिक पर आंख लगाई तो बाहर पास ही के रेस्टोरेंट के डिलीवरी मैन को देखा। उसने दरवाज़ा खोलकर उससे मंगवाया पैक डिनर लिया और पेमेंट देकर उसे वापस भेजा। इसके बाद वो दरवाज़ा बंद करने लगी कि ठिठक गई। नज़रें सामने वाले फ्लैट के नंदराम पर जा टिकी, जो जरा सा दरवाज़ा खोले मुर्गे की तरह थोड़ी सी गर्दन बाहर निकाले उसे देख रहा था। मोना चौधरी को देखते पाकर उसने आंखें नचाईं। क्या हाल है नी मोना डार्लिंग? बढ़िया, मोना चौधरी मुस्कुराई। तू तो बहुत बुरा करती है नी, मेरे होते हुए डिनर बाहर से मंगाती है। मेरे को बोला होता बड़ी। आज तो मैंने मूंग की दाल होटल वाली बनाई है, 100 ग्राम की मक्खन की टिक्की झोंक दी, बहुत टेस्टी बनी है साईं। मोना चौधरी मुस्कुराई। आजा, नंदराम ने आंखों से भीतर की तरफ इशारा किया। बियर भी रेडी है नी, एकदम चिल्ड। उसी पल बगल वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुला और मोटी सी औरत ने बाहर देखा। दोनों पर उसकी निगाह पड़ी। नंदराम को देखते ही वो खिल उठी। नंदराम जी, वो प्यार से बोली, बियर पिला दो आज तो। नंदराम सकपकाया और मोना चौधरी को देखकर बोला, इसकी बातों में मत आना नहीं, बहुत हरामी है ये। कहकर नंदराम ने गर्दन भीतर की और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो औरत मोना चौधरी को देखकर मुस्कुराई। नंदराम बहुत अच्छा है, मेरी गोद में बैठकर मेरे को बियर पिलाता है, कई बार पी चुकी हूँ। मोना चौधरी ने दांत फाड़े। तुमने भी नंदराम की बियर पी क्या? मुझे ठंडी बियर पीने की आदत नहीं है। मैं तो ठंडी गरम सब ले लेती हूँ। मोटी हंसी। मुफ्त का माल है, टाइम पास हो जाता है। प्रोग्राम बनाकर दोनों एक साथ नंदराम की बियर पीते हैं नहीं। तुम मज़े लूटो, मुझे गर्म सर्द होने की आदत नहीं है, मोना चौधरी ने कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। हाथ में पकड़े पैक खाने को किचन में रखा। कुछ देर बाद खाना खाने का इरादा था उसका। उसके बाद किचन से वो ड्राइंग रूम में पहुंची तो ठिठक सी गई। सफ़ेद धुएं की पतली सी लकीर तेज़ी से हवा में घूम रही थी। 5-6 फीट लंबी वो लकीर कहीं भी ठहर नहीं रही थी। कई बार वो मोना चौधरी के पास से होकर निकली। एकाएक वो लकीर ठीक सामने हवा में स्थिर हुई, फिर धीरे धीरे नीचे आती फर्श पर स्थिर हो गई, फिर उसका आकार बदलने लगा। मोना चौधरी होंठ भींचे सतर्क सी उस लकीर को देखे जा रही थी। चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे थे। वो समझ ना पा रही थी कि ये धुएं की लकीर क्या है, और एकाएक मोना चौधरी चौंकी। वो लकीर जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। उसके देखते ही देखते वो लकीर अदृश्य हो गई थी। मिन्नो, पीछे से आवाज़ आई थी। मोना चौधरी एड़ियों के बल घूमी। चंद कदमों के फासले पर फ़कीर बाबा खड़ा था। चांदी के समान सुनहरी बाल गर्दन की तरफ जाते हुए, माथे पर चंदन का तिलक, झुर्रियों भरा चेहरा, कमर में जनेऊ व गले में मोटे मनकों की माला, कानों में कुंडल फंसे हुए थे, कमर में धोती लिपटी हुई थी। पवित्रता की मूर्ति लग रहा था फ़कीर बाबा। पेशीराम, मोना चौधरी के होंठों से निकला। फ़कीर बाबा के झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान उभरी। कैसी हो मिन्नो? अच्छी हूँ। मोना चौधरी ने अपनी हैरानी पर काबू पाया। फ़कीर बाबा मुस्कुराता हुआ मोना चौधरी को ही देख रहा था। आज मेरी याद कैसे आ गई पेशीराम? मोना चौधरी ही बोली। आना पड़ा, फ़कीर बाबा ने शांत स्वर में कहा। आने वाले तूफ़ान को थामने की कोशिश तो करनी ही पड़ती है। कैसा तूफ़ान? मजीरा। मोना चौधरी चौंकी। मजीरा उसके होंठों से निकला। फ़कीर बाबा का चेहरा गंभीर नजर आने लगा था। क्या कहना चाहते हो पेशीराम? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ चुकी थी। तू मजीरा जा रही है मिन्नो? हाँ।
वहाँ मत जाना। मानेगी मेरी बात? क्यों? फ़कीर बाबा कहे कई पलों तक मोना चौधरी को देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, 3 जन्मों से मुक्ति के लिए भटक रहा हूँ मिन्नू। तेरे और देवा की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। मेरा शरीर देखा, झुर्रियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब तो मुझे अपने शरीर से उकताहट होने लगी है। तुम दोनों का यह तीसरा जन्म है और मुझे उसी जन्म के पुराने शरीर को ढोते रहने की सज़ा मिल रही है। मोना चौधरी फ़कीर बाबा को देखती रही। तुम चाहो तो मुझे इस शरीर से और उस श्राप से मुक्ति मुक्ति मिल सकती है जिसे मैं कब का भुगत रहा हूँ। मोना चौधरी चुप रही। तेरे और देवा के भी 3 जन्म पहले मेरी ही वजह से झगड़ा हुआ और उस झगड़े ने सब कुछ तबाह कर दिया था। पूरी नगरी कूद पड़ी थी झगड़े में। सारी शक्तियाँ आपस में टकरा गईं। तबाही का ऐसा मंजर उठा कि आज भी उसका असर तुम में और देवा में मौजूद है। मेरी वजह से शुरू हुई थी तुम दोनों में दुश्मनी। तभी मुझे पवित्र शक्तियों ने श्राप दिया था कि जब तक मैं मिन्नू और देवा में दुश्मनी खत्म नहीं करा दूंगा तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं चाहकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। श्राप युक्त शरीर को लेकर यहाँ से वहाँ भटकता रहूँगा। उसी श्राप से मुक्ति पाने की वजह से मैं तुम में और देवा में दुश्मनी समाप्त कराने पर लगा हुआ हूँ। लेकिन तुम दोनों में से कोई भी मेरी बात नहीं मानता। देवा तो फिर भी थोड़ी बहुत मान जाता है, लेकिन तू तो मेरी बात मानती ही नहीं। मानती हूँ। झूठ मत बोल मिन्नू, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। देवराज चौहान से मैं कभी भी झगड़ा नहीं करूँगी। दुश्मनी खत्म हो जाएगी अगर वो मेरे पास आकर अब तक के हुए झगड़ों के लिए माफ़ी मांग ले और भविष्य में झगड़ा ना करे। तू उसे खामा का नीचा दिखाना चाहती है। मैं तो बता रही हूँ कि दुश्मनी कैसे खत्म होगी। मोना चौधरी मुस्कुराई। नहीं मानेगी तो मिन्नू, मुझ पर जरा भी दया नहीं आती कि पेशीराम को शाम से मुक्ति दिला दूँ। देवा से दोस्ती करके पूर्व जन्मों के बिगड़े कामों को ठीक कर दे ताकि सब चैन से रह सकें। छोड़ो पेशीराम, मोना चौधरी लापरवाही से बोली। मुझे तुम्हारी इस बात में कभी भी दिलचस्पी नहीं रही कि देवराज चौहान से दोस्ती कर लूँ। बेहतर होगा कि यह बात तुम देवराज चौहान को समझाओ। जानता हूँ, फ़कीर बाबा ने सिर हिलाया। जानता हूँ तू कभी मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन आज तो तूने बहुत बड़ी बात कर दी। बेला यानी नगीना की जान लेने जा रही थी। वो मेरे दुश्मन की पत्नी है, देवराज चौहान की पत्नी, लेकिन तेरे पूर्व जन्म की बहन है। वो जब तक मेरे दुश्मन के साथ रहेगी मैं उसे बहन नहीं दुश्मनी मानूंगी। ऐसा कहकर भूल कर रही है तू। मोना चौधरी ने फ़कीर बाबा को घूरा। अब मुझे तेरी बातें अच्छी नहीं लग रही पेशीराम। मोना चौधरी की आवाज़ में तीखापन उभरा। भले की बात अब तेरी समझ में नहीं आती मिन्नू, फ़कीर बाबा गंभीर स्वर में बोला। पूर्व जन्म में जब तेरे कान भरने के लिए गलत बातें कहता था वो तेरी समझ में आ जाती थी। पेशीराम, मोना चौधरी सिर को झटक कर कह उठी। तू मजीरा के बारे में कुछ कह रहा था? फ़कीर बाबा कुछ देर चुप रहा, फिर कह उठा। खजाना पाने के लिए तू मजीरा जा रही है मिन्नू? हाँ, वो खजाना नहीं, मौत का चक्रव्यूह है तेरे और देवा के लिए। चक्रव्यूह? हाँ, उसका निर्माण तो उन शक्तियों ने तभी कर दिया था जब तेरा और देवा का तीसरा जन्म भी नहीं हुआ था। उन शक्तियों को पता था कि कभी ये वक्त भी आना है। तुम दोनों के लिए उन्होंने पहले ही रास्ते बना रखे हैं। मेरी मानो तो मजीरा कभी मत जाना। पेशीराम, तुम किस चक्रव्यूह की बात कर? वो जगह जहाँ सरदार जगदम्बा ने खजाना रखा हुआ है, वो तेरे और देवा के लिए। देवराज चौहान इस मामले में कहाँ से आ गया? एकाएक मोना चौधरी ने टोका। फ़कीर बाबा उसे देखता रहा, फिर धीमे स्वर में क्या उठा। देवा तो कब से मजीरा में ही है। और? मोना चौधरी की आंखें सुकड़ी। क्या वो भी खजाना लेने के लिए? नहीं, फ़कीर बाबा ने कहा, वो दूसरी वजह से वहाँ है, परंतु अब उसका रुख भी जगदम्बा के खजाने की तरफ ही जाएगा। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू वहाँ नहीं पहुँचेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अकेला देवा कुछ भी नहीं कर सकता, वो अकेला रह जाएगा। मोना चौधरी सिकड़ी नज़रों से फ़कीर बाबा को देख रही थी। अकेला क्या नहीं कर सकता देवराज चौहान? वो खजाने वाली जगह तो तिलिस्म में जाने का रास्ता है मिन्नू। अंधा जानलेवा चक्रव्यूह। तिलिस्म के कई रास्ते तेरे और देवा के नाम से बंधे हैं। वो दरवाजे तभी खुलेंगे, तभी तुम दोनों आगे जा सकोगे, जब दोनों ही वहाँ आसपास ही मौजूद होगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मजीरा में कदम रखो। देवा अकेला होगा तो जगदम्बा की उस जगह पर जाकर वापस पलट आएगा, क्योंकि आगे जाने के रास्ते बंद होंगे। अगर तुम भी मजीरा पर पहुंच गई तो अंजाम भयानक होगा। वहाँ तिलिस्म था है? मोना चौधरी अजीब से सर में क्या उठी। हाँ, वो तिलिस्म जाता किधर है? एक भयानक नगरी में, जहाँ आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाले काम हो रहे हैं। कैसे काम? जादू टोनों की जननी है वो नगरी। आविष्कार होते हैं वहाँ, जादू टोनों की नई नई खोजों के लिए। तंत्र मंत्र की खौफनाक दुनिया है वहाँ। वहाँ जो हो जाए वही काम है। फ़कीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। मोना चौधरी के होंठ भिजते नजर आए। जादू टोनों की भयानक दुनिया है वहाँ, रहस्यमय हवाएं हैं, तंत्र मंत्र और अघोर पंथ का बोलबाला है। वहाँ पर कदम रखना भी संगीन गुनाह के बराबर माना जाता है। फ़कीर बाबा ने गंभीर स्वर में कह रहा था। वहाँ तुमने और देवा ने कदम रख दिया तो मुझे श्राप से मुक्ति मिलने का फासला और भी लंबा हो जाएगा। अब मैं 3 जन्मों से भटकते शरीर से मुक्ति पा लेना चाहता हूँ।
ये सब तभी ठीक रहेगा जब तुम मजीरा में कदम रखो ही नहीं। तुम्हारे वहाँ कदम रखते ही वहाँ की हवाओं में बदलाव आ जाएगा। कई मृत शक्तियाँ जीवित हो उठेंगी। बहुत कुछ बदल जाएगा और इन बातों को तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी बात ठीक से नहीं समझ पा रही पेशीराम। मोना चौधरी उलझन भरे स्वर में बोली। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। इतना जान लो कि तुम्हें मजीरा नहीं जाना है। मोना चौधरी फ़कीर बाबा के झुर्रियों भरे चेहरे को देखे जा रही थी। नहीं जाओगी मिन्नो तुम मजीरा, मेरी बात मान रही हो? फ़कीर बाबा पुनः बोला। मेरे वहाँ जाने और उस तिलिस्म को तोड़ते हुए इस दुनिया में चले जाने से तुम्हें क्या परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है, तभी तो तेरे पास आना पड़ा। मैं समझी नहीं। वो दुनिया, वो नगरी बुरी है। तंत्र मंत्र का बोलवाला है। बहुत कुछ खौफनाक होता है वहाँ। जो कुछ भी वहाँ होता है वो तेरी और देवा की समझ से परे है। तुम दोनों के लायक नहीं है। वहाँ की ज़मीन, वहाँ जाकर बच पाना भी संभव नहीं। तुम्हें और देवा को वहाँ मरना होगा, लेकिन तुम दोनों की मौत के पश्चात मेरा श्रापित जीवन लंबा हो जाएगा। मुझे यूं ही भटकते रहना होगा। तुम दोनों चौथा जन्म लोगे। अपनी मुक्ति पाने के लिए मुझे पुनः तुम दोनों की दुश्मनी खत्म करने के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। इस बूढ़े शरीर को अब आराम चाहिए। मैं श्राप से मुक्ति चाहता हूँ, ताकि इस शरीर से, इस जन्म के कर्मों से भी मुझे मुक्ति मिल जाए। दोबारा नया जीवन शुरू हो मेरा। मुझे मजीरा ना भेजने के पीछे तुम्हारा स्वार्थ है पेशीराम। बिना स्वार्थ के तो माँ भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। मोना चौधरी फ़कीर बाबा को देखती रही। फ़कीर बाबा बेचैन नज़रों से उसे देखे जा रहा था। तिलिस्म तोड़ने के बाद वो रास्ता रहस्यमय दुनिया में जाकर खत्म होगा। फ़कीर बाबा ने पुनः गंभीर स्वर में कहा। वहाँ अगर ताकत का खेल होता तो सोचता कि तुम और देवा खतरों का मुकाबला कर लोगे, लेकिन वह रहस्यमय शक्तियाँ अपना खेल खेलती हैं। तंत्र मंत्र और जादू टोने की विद्या से तुम दोनों ही अनजान हो। वहाँ मंत्रों द्वारा शक्तियों की लड़ाई होती है। किसी को खत्म करने के लिए तलवार नहीं उठानी पड़ती, सिर्फ मूठ छोड़ी जाती है। और मूठ, ये क्या होता है? मंत्रों की दुनिया का छोटा सा घातक हथियार है। इन बातों को रहने दो। मुझसे वादा करो मिन्नो कि तुम मजीरा नहीं जाओगी। तुम्हारे ना जाने से सब ठीक रहेगा। और पेशीराम, एकाएक मुन्ना चौधरी ने सोच भरे सर में टोका। कहो मिन्नो, तुमने बताया कि मेरे और देवा के जन्म तेरे से पहले ही खजाने वाला लेने से पहले ही खजाने वाला रास्ता बना दिया था। हाँ, किसने बनाया? पेशीराम ने होठ भींच ली। मोना चौधरी उसे ही देख रही थी। बताओ पेशीराम, किसने तिलिस्म का वो रास्ता बनाया जो कि उस रहस्यमय नगरी में जाकर खत्म होता है? मेरे और देवा के नाम का तिलिस्म भी बांध दिया, जबकि हम पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक्त तुम दोनों अपने अपने परिवारों में दूसरा जन्म जी रहे थे। फ़कीर बाबा ने कहा। तुम दोनों का ही दूसरा जन्म बहुत सुख भरा था। तुम्हारी और देवा की मुलाकात नहीं हुई थी। दूसरे जन्म में भी तुम दोनों झगड़ पाते, परंतु तुम दोनों के तीसरे जन्म की घटनाओं की तैयारी तभी शुरू हो गई थी जब दूसरा जन्म जिया जा रहा था। ऐसा क्यों? पहले जन्म की बहुत बातें अधूरी रह गई थी। नगरी में जब झगड़ा बढ़ गया तो तुम और देवा एक दूसरे के सामने पहुंच गए थे। दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे और एक दूसरे की जान ले ली। तब बहुत कुछ बाकी रह गया था, जो कि अब नए जन्मों में ठीक किया जा रहा है। मोना चौधरी ने सोच भरे ढंग में सिर हिलाया। ये तुम्हारा और देवा का आखिरी जन्म नहीं है मिन्नू। तो? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। 7 जन्म लिख दिए गए तेरे और देवा के नाम, फ़कीर बाबा गंभीर स्वर में कह रहा था। कोई जन्म शांत होगा, सिर्फ जीने के लिए होगा, तो कोई जन्म उथल पुथल से भरा, पहले जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला होगा। और कुछ काम तुम्हें और देवा को ऐसे भी करने होंगे जो तुम दोनों से वास्ता नहीं रखते होंगे। ऐसा क्यों? तुम दोनों के ग्रह ऐसे हैं कि वो काम तेरे और देवा के लिए रख दिए गए। वो काम तुम दोनों ही पूरे कर सकते हो। तुम दोनों को 7 जन्म मिले हैं तो उसकी कुछ कीमत भी चुकानी होगी, फ़कीर बाबा गंभीर स्वर में कह रहा था। मजीरा के तिलिस्म का रास्ता जिस रहस्यमय दुनिया में जाकर निकलता है, उस दुनिया का वास्ता भी तेरे या देवा से नहीं रहा, लेकिन तुम दोनों को वहाँ भेजा जा रहा है। क्यों? काम है कुछ, तो तुम दोनों ही पूरा कर सकते हो। मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। मोना चौधरी फ़कीर बाबा को देखे जा रही थी। पुरानी बातें होते हुए भी कुछ सुनने को नया मिल रहा था उसे। वो कौन है जो ये तय करता है कि इस इंसान को इतने जन्म मिलने चाहिए? वो कौन है जिसने मेरे और देवा के तीसरे जन्म के खास कार्यों का लेखा जोखा पहले ही तैयार कर लिया था? वो कौन है जिसने तेरे को श्राप दिया? हमारे जीवन की दिशा तय करने वाला वो कौन है? फ़कीर बाबा ने दांत भींच लिए। जवाब दो पेशीराम। मैं जवाब नहीं दूंगा, फ़कीर बाबा ने दर्द स्वर में कहा। क्यों? मुझे इजाज़त नहीं है इस बारे में बताने की। कौन इजाज़त देता है तुम्हें? वही जिसके बारे में तुम जानना चाहती हो, जिसने मुझको श्राप दे रखा है, जिसने तुम्हें और देवा को 7 जन्म दे रखे हैं, वही जिसका इशारा सबसे महान होता है। उसके बारे में भी बताओ। कभी नहीं, फ़कीर बाबा ने दृढ़ता से कहा। इजाज़त नहीं है मुझे इस बारे में कुछ कहने की। मोना चौधरी उसे देखती रही, फिर बोली। क्या मैं उससे मिल चुकी हूँ? फ़कीर बाबा चुप। मैं जानती हूँ उसे। होंठ खोलने की भी चेष्टा नहीं की फ़कीर बाबा ने। नहीं बताओगे? मोना चौधरी गंभीर नज़र आ रही थी। नहीं। ठीक है,
एक बात बताओ, सब कुछ उसने तय कर रखा है तो तुम क्यों उसके काम में रुकावट डाल रहे हो? कैसी रुकावट? मजीरा में तिलिस मरा रास्ता उसी ने तैयार किया है कि मैं और देवा उस रास्ते में, उस रहस्यमय नगरी में पहुंच जाएं। हाँ, और तुम मेरे वहां जाने को रोक रहे हो? हाँ, तो क्या वो बुरा नहीं मानेगा कि तुम उसके कामों में रुकावट डालने की चेष्टा कर? मैं तो अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपने श्राप की मुक्ति की कोशिश कर रहा हूँ। फकीर बाबा क्या उठा। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। अपने स्वार्थ की खातिर, अपने भले की खातिर कुछ भी करने का अधिकार है मुझे। शर्त यह है कि मेरे कार्य से किसी को नुकसान न हो। परंतु मुझे रोककर तुम उसका नुकसान कर रहे हो जिसने वो तिलिस्म। ऐसा है तो वो मुझे अवश्य श्राप से मुक्त कर देगा कि मैं उसे और नुकसान ना पहुँचाऊँ। फ़कीर बाबा एकाएक मुस्कुरा पड़ा। तुम इन बातों में ना पड़ो मिन्नू कि किसका नुकसान हो रहा है, किसका फ़ायदा है। मेरी खातिर, पेशीराम की खातिर तुम मजीरा मत जाना, वरना बहुत ही खौफनाक। मैं मजीरा जाऊंगी पेशीराम। फ़कीर बाबा की निगाह मोना चौधरी पर जा टिकी। जाओगी? हाँ, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। मुझे तुमसे या किसी से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ अपनी सोचों पर चलना चाहती हूँ। मैं पहले ही तय कर चुकी हूँ कि देखूँ जगदम्बा ने वो खजाना कहाँ रखा है। खजाने के फेर में मत पड़ो। खजाना तो मात्र भ्रम है, तृष्णा है। वो जगह तुम्हें और देवा को ऐसी भयानक नगरी में ले जाएगी जहाँ सिर्फ रहस्यमय शक्तियों का वजूद है। घातक है वो शक्तियाँ। तंत्र मंत्र की नई नई विद्याओं की जीवित करने के लिए शोध होते हैं। वो ज़मीन जादू की जननी है। इस धरती पर पहले जादू टोनों की हवा वहीं से उठी थी। उन लोगों को मौत नहीं आती। वो अपनी विद्या से खुद को जीवित रखते हैं। उन्हें ख़त्म करने का खास ही तरीका है। वहाँ के नियम कायदे तुम और देवा नहीं जानते। अगर तुम दोनों में से किसी एक की भी जान चली गई तो तुम्हारे इस जन्म में भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। फिर तुम दोनों के अगले जन्म तो मुझे इंतज़ार करना होगा। भटकता रहूंगा मैं, जबकि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहता हूँ। श्राप से मुक्त करा दे मिन्नो, मेरी सहायता कर। उसके बाद तू जो भी कर, मुझे भला क्या एतराज़। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। पेशीराम, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुझे श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसके लिए मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो बता, जान पर खेल कर भी तेरे लिए करूँगी, लेकिन देवराज चौहान से दोस्ती के लिए मत कह। दोस्ती नहीं, मैं तो दुश्मनी खत्म करने के लिए कह रहा हूँ कि जब भी तुम दोनों सामने पड़ो तो मन में दुश्मनी का कोई भाव ना हो। इसी से ही मैं श्राप मुक्त होकर ये शरीर त्याग सकूँगा। मेरी वजह से ही तुम दोनों में दुश्मनी पैदा हुई थी। जब तक मैं तुम दोनों में दुश्मनी खत्म नहीं कर देता, श्राप मुक्त नहीं हो पाऊँगा। इसी शरीर को लेकर भटकता रहूँगा। मेरे शरीर पर झुर्रियाँ बढ़ती रहेंगी, सज़ा पाता रहूँगा। तुमने बताया नहीं कि श्राप किसने दिया तुम्हें। उसके बारे में बताकर मैं पापी नहीं बनना चाहता। वो मेरे लिए पूजनीय है। पूजनीय? उसने तो तुम्हें श्राप दिया है। 3 जन्मों जैसे लंबे समय से तुम भटक रहे हो। तुम में और देवा में दुश्मनी डालने की जो भूल की थी उसकी सज़ा तो मिलेगी ही मुझे। लेकिन वो कौन होता है तुम्हें श्राप देने वाला, तुम्हें सज़ा देने वाला? फ़कीर बाबा मोना चौधरी को देखता रहा, फिर मुस्कुरा पड़ा। तू मुझे उसके बारे में बता दे, मैं सब ठीक कर। वादा कर दी तू मजीरा नहीं जाएगी। मैं मजीरा ना जाऊं तो तू मुझे श्राप देने वाले के बारे में बता देगा? नहीं, तो मैं मजीरा ज़रूर जाऊंगी पेशीराम। नहीं मानेगी? मैं वही करूंगी जो मेरे मन में आएगा। मोना चौधरी कह उठी। इसका मतलब श्राप से मुक्त होने में तू मेरी कोई सहायता नहीं करेगी। मैं इस शरीर से मुक्ति नहीं पा सकूंगा। अपने कामों को रोक कर मैं तेरी सहायता नहीं कर। वहाँ तुझे और देवा को बहुत बड़ा खतरा है। जादू टोनों की रहस्यमय दुनिया में तुम दोनों अपना बचाव नहीं कर सकोगे। मैं वहाँ नहीं जा रही पेशीराम। उस रास्ते पर तुम्हारे कदम पड़े तो वो तुम्हें खुद ब खुद वहाँ ले जाएगा। और अगर तुम्हें कुछ कहना समझना है तो देवराज चौहान से कहो कि वो मजीरा से बाहर निकल आए। यही तो मजबूरी है कि मैं मजीरा के दायरे में नहीं जा सकता। वहाँ पहुँचने के मेरे रास्ते बंद कर रखे हैं उस बड़ी शक्ति ने, क्योंकि वो जानती है कि मैं देवा को भी समझाऊंगा, रोकने का प्रयत्न करूंगा। देवा मेरी बात की इज्जत रखता है। कभी कभी वो मान जाता है मेरी बात, परंतु मजीरा में मैं नहीं जा सकता। रास्ते बंद है मेरे लिए। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा, उसे देखती रही। अगले ही पल फ़कीर बाबा का शरीर धुंधला पड़ा और धुआं बनकर वो लुप्त होता चला गया। मोना चौधरी वहीं खड़ी रही। चेहरे पर गंभीरता और सोच के भाव छाए हुए थे। जाने वो कैसी जगह थी। आसमान पर सतरंगी लहरें उभरी, बहुत खूबसूरत नज़ारा बना रही थीं। लगता था जैसे ये स्थायी दृश्य हो। वो सतरंगी लहरें कभी काले सफ़ेद घने बादलों की ओट में जाती तो कभी नज़र आने लगती। सूर्य इस वक्त घने बादलों की ओट में छिपा हुआ था। मध्यम सी ठंडी हवा चल रही थी। वो हरी भरी बहुत खूबसूरत जगह थी। मखमली घास से भरी जगह हर तरफ फैली हुई थी। उसके बीच जगह जगह फलदार पेड़ लगे हुए थे। कहीं कहीं छायादार पेड़ खड़े थे तो कहीं रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ। इन सब के बीच मोहक समा बंधा था। दिल को शांति और सुकून मिल रहा था। मीठा मीठा सा एहसास हो रहा था।
आसमान पर उभरी सतरंगी लहरें हवा के संग फैलनी आरंभ हो गई थीं। बीच में से कहीं कहीं वो लहरें टूटती सी महसूस हो रही थीं। दूर से आता पक्षियों का झुंड धीरे धीरे समीप पहुंचता बड़ा सा होता लग रहा था। वे पक्षी भी मौसम का मज़ा लेने के लिए चल पड़े थे। घास के मैदान के पास ही एक बहुत बड़ा मकान था, जिसकी कोई चारदीवारी नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। उसका मुख्य द्वार उस शानदार बगीचे की तरफ खुलता था। वहाँ पेड़ और फूलों के झुंड लगे हुए थे। बीच में लाल पत्थरों का 6 फीट चौड़ा रास्ता उस फलदार वृक्षों वाले बाग में पहुंचकर खत्म हो रहा था। मुख्य द्वार के पास ही बाहर निकलते ही पत्थरों की कुर्सियां और बेंच आराम करने के लिए रखे हुए थे। ऐसा सुखमय नज़ारा कभी भी देखने को नहीं मिलता था, जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा था। ठंडी हवा में एकाएक तेज़ी आ गई थी। उस दरवाजे पर कब से गुरुदेव खड़े थे। गुरुदेव के बारे में विस्तार से जानने के लिए अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास जीत का ताज, ताज के दावेदार, कौन लेगा ताज अवश्य पढ़ें। ये तीनों ही नॉवेल आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। परंतु ये मौसम का खूबसूरत समा भी गुरुदेव के चेहरे पर छाई गंभीरता को कम नहीं कर पा रहा था। उनके चांदी की तरह चमकते बाल पीछे को होते हुए गर्दन तक आ रहे थे। गले में मालाएं पड़ी हुई थीं, माथे पर लगा तिलक जैसे सुख पहुंचा रहा हो। कमर पर जनेऊ था और सफ़ेद धोती लपेट रखी थी, जिसका किनारा कंधे पर अटका रखा था। उनका प्रभावशाली चेहरा चमक रहा था। आंखों में इस कदर तेज था कि सामने वाला उनकी आंखों में देखने की चेष्टा न कर सकता था। गुरुदेव आगे बढ़े और कमर पर हाथ रखे बाग में टहलने लगे। यही वो पल थे कि एकाएक वो ठिठके और ऊपर की तरफ देखा। ज़मीन से कुछ ऊपर जाने कहाँ से वो रुई की तरह का सफ़ेद गोला प्रकट हुआ था और हवा में ही थम गया था। फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। गोले का आकार लंबी लकीर में बदलता चला गया और देखते ही देखते लकीर ज़मीन पर टिकी और दूसरे ही पल वो फ़कीर बाबा के शरीर में परिवर्तित हो गई। सामने पेशीराम खड़ा था। प्रणाम, पेशीराम ने झुककर कहा। गुरुदेव के चेहरे पर अभी भी व्याकुलता, गंभीरता मौजूद थी। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था पेशीराम। मेरा इंतज़ार? पेशीराम और फ़कीर बाबा के होठों से निकला। हाँ, मेरी शक्ति ने मुझे पहले ही एहसास करा दिया था कि तुम बहुत परेशान अवस्था में मेरे पास आ रहे हो। हाँ गुरुदेव, सच में मैं परेशान हूँ। कहो। मिन्नो और देवा की वजह से मैं परेशान हूँ, फ़कीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। देवा मजीरा में पहुँच चुका है और मिन्नो भी मजीरा में पहुँचने की तैयारी में है। गुरुदेव खामोश खड़े उसे देखते रहे। अनर्थ हो सकता है गुरुदेव, फ़कीर बाबा व्याकुल से कह उठा। जगदम्बा के खजाने तक वे जाने की सोच रहे हैं, और आप तो जानते ही हैं कि उन दोनों के ग्रहों में इतना असर है कि वहाँ बंधा तिलिस्म टूटता चला जाएगा और वे आगे बढ़ते हुए उस नगरी में पहुँच जाएंगे जहाँ के कायदे कानून मिन्नो और देवा नहीं जानते। वहाँ की रहस्यमयी शक्तियों में उलझकर वो अपनी जान गंवा देंगे। मुझे उनके जीवन की चिंता है। उन दोनों में से एक को भी कुछ हो गया तो इस जन्म में श्राप से मुक्ति पा लेने की मेरी आशा समाप्त हो जाएगी। फिर मुझे उनके चौथे जन्म का इंतज़ार करना होगा कि वे कब जन्म लेते हैं और कब मैं। पेशीराम, गुरुदेव के होंठ खुले। हाँ गुरुदेव, तुम किस बारे में चिंतित हो? देवा मिन्नो के बारे में या अपनी श्राप मुक्ति के लिए? दोनों के बारे में चिंतित हूँ। जादू और मंत्रों की नगरी के खौफनाक कायदे कानूनों से वह दोनों ही अनजान हैं। उन्हें क्यों वहाँ भेजा जा रहा है? फ़कीर बाबा गंभीर स्वर में क्या उठा। ये फैसला मेरा नहीं है, गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मैं तो आपसे ही कहूँगा। गुरुदेव की नज़रें फ़कीर बाबा के झुर्रियों भरे चेहरे पर जा टिकी। उन्हें रोक लीजिए, उनका रास्ता बदल दीजिए, फ़कीर बाबा ने कहा। यह शायद मैं ना कर पाऊँ, गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों? मैं उन शक्तियों के कामों में दखल नहीं दे सकता। वो मेरे से बड़ी हैं, उनके सामने सिर झुकाता हूँ मैं। बेशक वो देवा और मिन्नो को मौत के मुंह में झोंक दें, बिना वजह ऐसा नहीं किया होगा उन्होंने। देवा मिन्नो नादान है गुरुदेव, वो वहाँ। ये बड़ी शक्तियों का फैसला है, गलत फैसला है ये। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनसे कह सकूं कि उनका फैसला गलत है। ये आप कह रहे हैं गुरुवर? गुरुदेव ने पेशीराम के क्रोध भरे चेहरे को देखा तो मुस्कुरा कर कह उठे। तो मैं पहली बार क्रोध में देख रहा हूँ। फ़कीर बाबा ने फ़ौरन खुद को संभाला और नर्म स्वर में कह उठा। क्षमा गुरुदेव, परंतु आप कुछ कीजिए कि देवा और मिन्नो तंत्र मंत्रों की रहस्यमयी नगरी में ना जाएं। वो अपनी जान गंवा बैठेंगे। बात झगड़े की होती तो मैं उन्हें कभी भी इस हद तक ना रोकता, परंतु वहाँ तो। पेशीराम, गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, बड़ी शक्तियाँ अपने इस फैसले को बदल नहीं सकती। ओह, तो आप जानते हैं? हाँ, लेकिन क्यों अपना फैसला नहीं बदल सकती? उस कार्य को पूर्ण करना ज़रूरी है जिसके लिए देवा और मिन्नो को वहाँ भेजा जा रहा है। क्या वो किसी कार्य को जादू टोनों की नगरी में पूरा कर सकेंगे? किसी अन्य को ये काम सौंपा? यह संभव नहीं।
ये काम देवा और मिन्नो के हाथों ही पूर्ण करने की चेष्टा की जा सकती है। ऐसा क्यों? दोनों के ग्रह ऐसे हैं कि वही उस कार्य को पूर्ण कर सकते, बेशक उनकी जान चली जाए। मैं इस बात पर बात नहीं करना चाहता पेशीराम। क्यों गुरुदेव? ये बड़ी शक्तियों के फैसले हैं, यानी कि बड़ी शक्तियों की मनमानी हमें सहन करती रहनी होगी। तुम कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो पेशीराम, गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा। बड़ी शक्तियों के हर कार्य के पीछे कहीं ना कहीं भला छिपा होता है। बेहतर होगा कि उनकी तरफ उंगली ना उठाओ। तो बड़ी शक्तियों का इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि देवा और मिन्नो के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मुझे श्राप से मुक्त होने के लिए दोनों की दुश्मनी खत्म करानी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो श्राप की अवधि और लंबी हो जाएगी। मुझे उनके चौथे जन्म तक का इंतजार करना पड़ेगा। गुरुवर की मुस्कान भरी निगाह पेशीराम पर जा टिकी। स्वार्थी, गुरुवर मुस्कुराकर कह उठे। अपना काम करने के लिए कौन कौन स्वार्थी नहीं बनता? फकीर बाबा ने शांत लहजे में कहा। बड़ी शक्तियां भी तो अपने किसी स्वार्थ के लिए देवा और मिन्नो को उस जानलेवा जगह पर भेज रही हैं। इसमें सबका भला है, तो मेरी बात में मेरा भला है। मैं देवा और मिन्नो को वहाँ नहीं भेजना चाहता। मिन्नो क्या कहती है? ओह, आपको ज्ञान है कि मिन्नो से मिला मैं? फकीर बाबा के होंठों से निकला। तू जब मिन्नो से मिला तो तब इस बात का एहसास हो गया था मुझे, गुरुवर ने कहा। मैं जानता हूँ आपकी शक्तियों का अंत नहीं। गहरी सांस लेकर पेशीराम ने कहा। मिन्नो ने मेरा कहना मानने से इनकार कर दिया है। वो वहाँ जाने का इरादा किए बैठी है। तो देवा से बात कर लेता पेशीराम। कोशिश की थी, देवा तक पहुँच नहीं पाया। मेरे वहाँ पहुँचने के रास्ते बंद कर रखे हैं। रास्ते बंद हैं? कैसे? बड़ी शक्तियों ने किया ये सब। वो नहीं चाहती कि मैं देवा से बात करूं, फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। शायद उन्हें इस बात का भय होगा कि देवा मेरा कहना मान जाएगा। गुरुवर के होंठों पर मुस्कान आ ठहरी। भय नाम की कोई चीज़ हमारे पास नहीं तो फिर बड़ी शक्तियों का क्यों भय होगा? गुरुवर ने कहा। ऐसा है तो मेरा रास्ता क्यों रोका गया? अवश्य कोई वजह रही होगी। फकीर बाबा खामोश रहा। गुरुवर ने भी कुछ ना कहा। गुरुवर, क्या आप बेहतर समझते हैं देवा और मिन्नो को जादू टोनों की नगरी भेजना? बड़ी शक्तियों के कामों के बारे में मैं कभी नहीं सोचता। क्यों? उनके द्वारा तय किए गए कामों के पीछे कुछ ऐसी वजहें होती हैं जिन्हें अक्सर मैं भी नहीं समझ पाता। अच्छी बात है, मैंने आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। अब क्या आप कुछ करेंगे? मेरी इच्छा नहीं है कि बड़ी शक्तियों के कामों में दखल देने की। क्या मेरे लिए भी इस मामले में आप दखल नहीं देंगे? फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। स्पष्ट कह कि क्या कहना चाहता है पेशीराम? आप बड़ी शक्तियों से बात करें गुरुवर। मेरी कही सारी आशंकाएं उनके सामने रखें। बेहतर, गुरुवर ने सोच भरे स्वर में कहा। मैं अवश्य इस बारे में बड़ी शक्तियों से बात करूंगा। तो मैं दोबारा कब आऊँ गुरुवर आपके पास? मैं तुम्हें बुला लूँगा। जो आज्ञा। फकीर बाबा ने सिर झुकाया और देखते ही देखते उसका शरीर धुएं में घुलता चला गया। सरदार जगदम्बा को तरसेम का नमस्कार। जगदम्बा को पास आते देखकर तरसेम फौरन मुस्कुरा कर कह उठा। तरसेम के साथ मीरचंद, गोमेद और मनसुख थे। इस समय वे सब बस्ती के बीच की काफ़ी बड़ी खाली जगह पर खड़े थे। आसपास पेड़ों का खूबसूरत घेरा लगा हुआ था। जगह जगह पत्थरों को जोड़कर बेंच जैसी जगह बैठने के लिए बना रखी थी। कहीं पर पेड़ों के चपटे तनों को बैठने के लिए यहाँ वहाँ बिछा रखा था। ये जगह बस्ती के उत्सव या मीटिंग जैसे कामों में इस्तेमाल होती थी। वहाँ से दूर पेड़ों में से झांकती बस्ती की झोपड़ियाँ, झोपड़े नजर आ रहे थे। अजनबियों को आया देखकर इस वक्त वहाँ 100 से ज़्यादा बस्ती वाले भी मौजूद थे। जगदम्बा ने उन चारों को देखा, फिर तरसेम से कहा। तेरे को अच्छी तरह पता है तरसेम कि मुझे बाहरी लोगों का बस्ती में आना अच्छा नहीं लगता। सरदार जगदम्बा, तरसेम मुस्कुराकर बोला। अब तो तुम्हें अपने विचार बदल देने चाहिए। क्यों? बाहरी औरत से ब्याह करके उसे अपने पास रख लिया है, बस्ती में रखा है। सरदार जगदम्बा ने घूरा तरसेम को। तरसेम मुस्कुराया। नाराज़ नहीं होना जगदम्बा, मैंने गलत कुछ नहीं कहा। कहते हुए तरसेम पास आया और धीमे स्वर में कह उठा। ऐसी कोई इच्छा मन में थी तो मुझे कान में कह देते, मैं बढ़िया से बढ़िया लड़की तुम्हारे हवाले कर देता। जगदम्बा ने उसे देखा। सच में जगदम्बा? तरसेम ने सिर हिलाया। ये भी बढ़िया है, सरदार जगदम्बा ने भी धीमे स्वर में कहा। मैं नहीं मानता। क्यों? सुना है वो बड़ी उम्र की है तो औरत ही, मुझे उसमें कोई कमी नहीं लगी। ये तो अच्छी बात है। तरसेम अपना मुंह जगदम्बा के कान के पास ले जाकर बोला। मैं तुम्हें इससे भी बढ़िया दिला सकता हूँ। कहाँ से? शहर से लाकर। कहोगे तो दो दो ला दूंगा। जिससे शादी की है उसे भूल जाओगे। सरदार जगदम्बा ने तुरंत अपने को संभाला। आना तुम, फुर्सत में बात करेंगे। ठीक है, अकेले में आऊँगा बात करने, कहकर तरसेम 4 कदम पीछे हट गया। जगदम्बा ने सब पर नज़र मारी। क्यों आना हुआ? ये मेरे मेहमान हैं, तरसेम बोला। तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या? तरसेम ने मीरचंद और गुमेद को देखा। करो बात। गुमेद सिर हिलाकर कह उठा। हम उस दौलत के बारे में बात करने आए जो तुमने वैन से निकाली है। उस दौलत से तुम्हारा क्या वास्ता? जगदम्बा के माथे पर बल पड़े। अगर तुम वो दौलत ना ले जाते तो वो हमें मिल जाती।
गुमेद बोला। वो दौलत अब मेरे पास पहुंच चुकी है, उसे ही लेने आए हैं। लेने आए हो? जगदम्बा के चेहरे पर ढेर सारे अजीब से भाव आ गए। हाँ, वो हमारी है, हमें दे दो। वैसे भी तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमारे काम आएगी। सरदार जगदम्बा के होठों पर मुस्कान न ठहरी। वो दौलत मेरी पत्नी की है, जिससे तुमने अभी शादी की है। गुमेद मुस्कुराया। हाँ, दौलत उसकी नहीं है, वो पैसा वो भी किसी से छीन कर भागी है। जगदम्बा मुस्कुराता रहा। तरसेम, जगदम्बा ने पुकारा। हाँ, ये तो किन लोगों को मेरे पास ले आया? कैसी बात कर रहे हैं ये? बात सुन लो जगदम्बा, गौर भी करो, बहुत खतरनाक हैं ये। तरसेम ने कहा। तेरा क्या मतलब है कि मैं इससे डर जाऊं? सरदार जगदम्बा मुस्कुरा रहा था। इन्हें वो दौलत चाहिए। मुझे दौलत इकट्ठी करने का शौक़ है। जानता हूँ जगदम्बा, मैंने सुन रखा है तुम्हारे खजाने के बारे में। इन्हें समझा दो कि जगदम्बा को जो चीज़ अच्छी लगती है उसे कोई वापस नहीं ले सकता। बेशक वो दौलत मेरे काम की नहीं है, लेकिन मेरे खजाने में रखी वो और भी सुंदर लग रही है। गुमेद ने मीरचंद को देखा। नहीं मानेगा, एक बार इससे बात कर लेना ठीक था, मीरचंद ने कहा। फिर जगदम्बा से बोला। हम अपनी दौलत लेने के लिए तुम्हारे खजाने के भीतर तक जा सकते हैं? ऐसा हुआ तो तुम्हारे सारे खजाने को खतरा पैदा हो जाएगा। सरदार जगदम्बा हौले से हंसा। मुझे क्या कहता है, जा मेरे खजाने में। जगदम्बा क्या उठा। उधर मीनार देखी है, पीछे की तरफ? मीरचंद जगदम्बा को घूरता रहा। नहीं देखी? तरसेम, तूने वो मीनार देखी है जगदम्बा? उसी मीनार से मेरे खजाने के लिए रास्ता निकलता है। वो दरवाज़ा है खजाने तक जाने का। इन्हें वहाँ तक ले जा। तरसेम ने कुछ नहीं कहा। इन्हें कह वहाँ रखी सारी दौलत ही ले लें, अगर ले सकते हैं तो। दौलत लेकर बाहर आ गए तो सब कुछ इनका। मैं कोई भी कोशिश नहीं करूँगा इन्हें रोकने की। चल ले जाए इन्हें। मुस्करा रहा था जगदम्बा। मीरचंद ने गुमेद को देखा। वापस चलते हैं, गुमेद बोला। इस बारे में फिर से सोचेंगे। वो गंभीर था। मीरचंद ने जगदम्बा को घूरा। तरसेम, ले जाए इसे। सरदार जगदम्बा कठोर स्वर में बोला। तेरे साथ आए ये तो छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक इनकी गर्दन काटकर अलग पड़ी होती। तरसेम ने दोनों को देखकर कहा। चलो। जगदम्बा रहम कर रहा तुम दोनों पर, वरना। तभी मनसुख क्या उठा। मैं तो पहले ही कह रहा था कि सरदार जगदम्बा से ऐसी बात करना उसकी शान के खिलाफ है। दौलत तो उसी की होती है जिसके पास पहुंच जाए। क्यों तरसेम, यही कहा था ना मैंने? हाँ हाँ, तरसेम क्या उठा। तू तो समझदार लगता है, क्या कर रहा है इन लोगों के साथ? सरदार जगदम्बा ने घूरा मनसुख को। रोटी पानी का जुगाड़ कर रहा हूँ। मनसुख मुस्कुराया। रानो कभी नहीं गया होगा सरदार। जाता तो क्या हो जाता, वहाँ मुझे सब जानते हैं। तुम भी जान जाते कि मनसुख कितना ईमानदार है। मनसुख मीठे स्वर में कह रहा था। हमें दौलत नहीं चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो गई सरदार। अब एक काम कर दो। क्या? जगदम्बा उसे घूर रहा था। कम से कम अपने खजाने के हमें दर्शन तो करवा दो। असंभव, वहाँ तुम जैसे घटिया लोगों को नहीं ले जाया जा सकता। जगदम्बा उखड़े स्वर में बोला। हम घटिया हैं? मनसुख हौले से हंसा। हाँ, तभी तो दौलत मांगने मेरे पास आए हो। तरसेम, ऐसे लोगों को मेरे पास मत लाया कर। मैं इस बात को याद रखूंगा सरदार। मर्जी तुम्हारी, मनसुख ने कहा। तुमने अभी बोला कि हम खजाने के भीतर जा सकते हैं। हाँ, वो मीनार ही खजाने में प्रवेश करने का दरवाज़ा है। क्या कहना चाहते हो? मीनार के भीतर आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैंने रास्ता बना रखा है जो मेरा खजाना लेने के लिए भीतर जाना चाहते हैं। वहाँ मीनार के पास हर वक्त 2 पहरेदार रहते हैं। उन्हें जाकर कहो कि तुम खजाना लेने के लिए भीतर जाना चाहते हो, तो वो मीनार के भीतर जाने का रास्ता खोल देंगे। खूब। अगर कोई सच में वहाँ से खजाना ले गया तो? सरदार जगदम्बा के होठों पर जहरीली मुस्कान आ ठहरी। जवाब दो, अगर वहाँ से सच में कोई खजाना ले गया तो? संभव ही नहीं। संभव हो गया तो? तुम जाओगे खजाना लेने? नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा। यूं ही मत पूछो। जगदम्बा के चेहरे पर छाई मुस्कान एकाएक गायब हो गई। जो काम तुम कर नहीं सकते उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। मीनार के भीतर जाओ, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मनसुख देखता रहा, जगदम्बा को सोचता रहा। चला जा तरसेम यहाँ से। सरदार जगदम्बा तीखे स्वर में क्या उठा। चलो। गोमेद और मीरचंद की नज़रें मिली। जाने के लिए वे पलट गए। मनसुख भी उनके साथ चल पड़ा। तरसेम जल्दी से जगदम्बा के पास पहुंचा और धीमे स्वर में बोला। फुर्सत में हूँ सरदार, वो बात करेंगे युवतियों वाली। 2 शहरी युवतियाँ लाकर दूंगा। तू भी बड़ा हरामी है। क्या? अभी जा, मुझे गुस्सा आ रहा है। तरसेम सिर हिलाकर खामोशी से पलटा और गोमेद मीरचंद मनसुख की तरफ बढ़ गया। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर जगदम्बा के खजाने में ऐसा क्या है कि वहाँ किसी को जाने से रोक क्यों नहीं रहा। भीतर जाने की इजाज़त वो सबको दे रहा है। मीरचंद दांत भींचकर गुस्से और हैरानी में सबको देखता कह रहा था। आश्चर्य की बात है कि मीनार के पास उसने 2 पहरेदार इसलिए बैठा रखे हैं कि अगर कोई उसका खजाना लेने जाना चाहे तो उसके लिए वो भीतर जाने का दरवाज़ा खोल सके।
कुछ आगे जाकर वे जंगल में ही एक जगह ठहर गए थे। मुझे तो शक हो रहा है, गोमेद बोला। क्या? क्या सच में वहाँ खजाना है या यूं ही शोर पड़ा हुआ है खजाने का? वे सब गोमेद को देखने लगे। जाने कितने लोग खजाना लेने भीतर गए और वापस नहीं आ सके, गोमेद सोच भरे स्वर में कह रहा था। ऐसा तो नहीं कि खामखा का शोर शराबा डाल रखा हो खजाने का। मीनार के भीतर कोई जगह हो और वहाँ जगदम्बा ने अपने आदमी छिपा रखे हों जो कि भीतर जाने वालों की जान ले लेते हों। इस तरह सरदार जगदम्बा का दबदबा हर तरफ बना रहे। और बात तो सोचने वाली है, तरसेम ने टोका। लेकिन इतना बड़ा आडंबर जगदम्बा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तरसेम ने उसे देखा। तूने उसे कहा कि खजाना दिखा दे, परंतु उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। ये हो सकता है कि खजाना वहाँ हो ही नहीं। जो दौलत उसके पास हो वो उसने कहीं और छिपा रखी हो। वो ये भी जानता है कि उससे दौलत छीनने वाले बहुत लोग आ सकते हैं। मजीरा में एक से एक खतरनाक लोग भरे पड़े हैं। ऐसे में उसने मीनार वाला ड्रामा रच रखा हो। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। ये हो सकता है, मीरचंद बोला। इतनी जल्दी फैसला मत ले, गोमेद ने उलझन भरे स्वर में कहा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि खजाने की बात कहकर जगदम्बा सबको धोखा दे रहा हो। दौलत कहीं और रखी हो और जग जाहिर कर रखा है कि उसके खजाने तक का जाने का रास्ता मीनार से है, और जो कोई भी मीनार में उसका खजाना लेने गया फिर वो वापस नहीं लौटा। मीरचंद अपने शब्दों पर जोर देता कह उठा। मेरी मानो तो वहाँ खजाना है ही नहीं। वहाँ जगदम्बा ने कोई खुफिया जगह बनाकर अपने आदमी छोड़ रखे हैं कि जो भी मीनार के रास्ते से भीतर आता है उसे वे खत्म कर देते हैं। मीरचंद की बात जची तरसेम और मनसुख को। दोनों के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो इस बात से धीरे धीरे सहमत होते जा रहे हैं। लेकिन गोमेज सहमत नहीं लग रहा था। कई पलों की चुप्पी के बाद मनसुख बोला, मीरचंद की बात सही लग रही है। बकवास, गोमेद ने स्पष्ट तौर पर इंकार में सिर हिलाया। सोच कर देख गोमेद, तरसेम बोला, जल्दी मत कर, अपने ख्याल अपने पास रखो। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? मीरचंद चिढ़कर बोला। नहीं, मैं नहीं समझता कि जगदम्बा इतना समझदार है कि बुरे वक्त के लिए पहले से ही योजना बनाकर रखेगा। गोमेद ने मीरचंद को घूरा। तुम्हें यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि वहाँ वास्तव में जगदम्बा ने अपनी दौलत जैसा खजाना रखा है, और कुछ ऐसा इंतज़ाम भी कर रखा है कि जो भी उधर जाता है मारा जाता है। मुझे तो तुम्हारी बात बकवास लगती है, मीरचंद ने दांत भींच कर कहा। गोमेद मुस्कुराया। क्यों मुस्कुरा रहा है? मेरी बात बकवास है? पूरी तरह। तुम तो जा, ले आ खजाना या मीनार के भीतर का फेरा लगाकर वापस आ, गोमेद बोला। मीरचंद खा जाने वाली नज़रों से गोमेद को देखने लगा। खाएगा मुझे क्या? गोमेद ने तीखे स्वर में कहा। तू ठीक से बात नहीं कर रहा। बात तो मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन तुम पर अपनी ही बात सवार है। मेरी बात समझ ही नहीं रहा तू। कई क्षणों तक वहाँ तीखी चुप्पी व्याप्त रही। मुझे सरदार जगदम्बा कहीं से भी बेवकूफ़ नहीं लगा, गोमेद ने पुनः कहा। आदिवासी अवश्य है वो, लेकिन सुलझा हुआ लगा वो। इतनी बड़ी बस्ती का सरदार वो यूं ही नहीं बना हुआ। फिर मीरचंद की बात फिर भी मेरी बात का विश्वास नहीं हो तो मीनार का फेरा लगा सकते हो, भीतर भी हो आओ। ये कौन सी बड़ी बात है? तरसेम बोला। मीरचंद ऐसी बातों से डरता नहीं कि हवा मत दे मुझे। मीरचंद ने गर्दन घुमाकर खा जाने वाली निगाहों से तरसेम को देखा। मैं तो तुम्हारी तारीफ वाली बात कर रहा हूँ, तरसेम ने जल्दी से कहा। थोबड़ा बंद रख। तरसेम चुप हो गया। गोमेद ने मनसुख को देखकर कहा, तू भी चले जाना मीरचंद के साथ मीनार के भीतर। मैं क्यों? तेरे को भी तो मीरचंद की बात जची है, पर मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं जाऊंगा साथ में। गोमेद ने मुस्कुराकर मीरचंद को देखा। तू कहना क्या चाहता है? मीरचंद ने भिजे स्वर में पूछा। मुझे लगता है कि वहाँ पर वास्तव में जगदम्बा का खजाना है, गोमेद ने कहा। जगदम्बा मुझे कहीं से भी झूठा नहीं लगा, उसकी बात को सही मान के चल। मीरचंद खार खाए ढंग से बैठा गोमेद को देखने लगा। जंगल में मध्यम सी हवा चल रही थी। गर्मी का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। यूं भी उनके मस्तिष्क जगदम्बा के खजाने को लेकर इतने व्यस्त थे कि गर्मी होती भी तो भी उन्हें इन्हें एहसास नहीं हो पाता। मुझे सारे मामले पर गौर से सोचना पड़ेगा, मीरचंद बेमन से बोला। सोच लो। तरसेम मनसुख की बाँह पकड़कर उसे कुछ कदम दूर ले गया। तू क्या कहता है इस बारे में? तरसेम ने पूछा। इन कुत्तों को लड़ने दे। क्या मतलब? खजाना दिखेगा तो हाथ मार कर एक दो मुट्ठी ले लेंगे, इतनी ही औकात है हमारी। नहीं मिला तो परवाह नहीं, लेकिन हमने किसी भी हाल में मीनार के भीतर नहीं जाना है, मनसुख ने पक्के स्वर में कहा। दौलतमंद बनने से पहले ही मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। बातें सुनता रहो, सिर हिलाते रहे। मैंने पूछा है वहाँ क्या सच में खजाना हो सकता है? नहीं पता, सोचना भी नहीं चाहता। वैसे तेरे को क्या लगता है? मैं खजाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इन्हें यहाँ लाकर 5,000 कमा लिए, उसमें से 2.5 तेरे हैं। रानो जाते वक्त मेरे से लेते जाना। चल, क्या कहा तरसेम उन दोनों की तरफ बढ़ गया। मनसुख ने सिगरेट सुलगाई। एक मेरे को भी सुलगा दे।
मनसुख ने चौंक कर गर्दन घुमाई। पास ही पेड़ के तने से टेक लगाए मास्टर खड़ा था। मास्टर? मनसुख के होंठों से निकला। हाँ। मास्टर पेड़ के तने को छोड़कर आगे बढ़ा और उसके हाथ से सिगरेट लेकर कश लिया। मैंने सब सुना। तू कह रहा था इन कुत्तों को लड़ने दे। मीरचंद और गुमित को तूने कुत्ता कहा। मनसुख घबरा गया। वो तो यूं ही कह। मुझे क्या? मास्टर मुस्कुराया। इन दोनों से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं, कहकर मास्टर आगे बढ़ा। मनसुख सकपकाया सा खड़ा रहा। मीरचंद, गुमेद और तरसेम की निगाह मास्टर पर पड़ चुकी थी। मास्टर कश लेता उनके पास पहुंचा। आओ मास्टर। तरसेम मुस्कुराकर कह उठा। तुम यहाँ कैसे? इन दोनों के पीछे हूँ। मास्टर ने मीरचंद और गुमेद को देखा। हमारे पीछे? गुमेद ने उसे घूरा। हमसे तेरे को क्या मिलेगा मास्टर? ये सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। मास्टर ने कश लिया। झगड़ा करने आए हो? मीरचंद ने पूछा। मास्टर मुस्कुराया। कड़वी जहरीली मुस्कान। तू झगड़ा करेगा मुझसे? नहीं। तो मैं क्यों करूँगा? मास्टर ने कहा। मुझे तो कब की खबर मिल चुकी थी कि तुम लोग देवराज चौहान के पीछे पीछे ही मजीरा आ रहे हो। जब सत्तू के पास पहुँचे तो उससे बहुत पहले से मेरी नज़र तुम पर थी। हमारा पीछा कर रहे थे? गुमित बोला। हाँ। हमें पता चल जाता तो शायद झगड़ा हो जाता कि क्यों हम पर नज़र रख। अब कर लो झगड़ा। मास्टर ने लापरवाही से कहा। क्या बात करते हो? तुमसे झगड़ा क्यों करेंगे? तुम सब भाई भाई तो हो। तरसेम क्या उठा। मनसुख भी पास आ गया था। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों वो दौलत पाने आए हो जो जगदम्बा अपने काबू में कर चुका है। मास्टर बोला। किसने बताया? किसी ने नहीं, लेकिन ये बात तो सीधे सीधे सोचकर तय की जा सकती है। ठीक कहा। गुमेर ने सिर हिलाया। जगदम्बा के पास वो दौलत मांगने आए थे तुम लोग। सोचा होगा कि तुम दोनों से डरकर वो वैन में मिली दौलत तुम दोनों को दे देगा। गलत सोचा। जगदम्बा बहुत कठोर सख्त इंसान है। उसे लेने की आदत है, देना नहीं जानता वो। मैं जगदम्बा को बहुत पुराना जानता हूँ। पुराना जानते हो? मीरचंद ने उसे देखा। मास्टर ने मीरचंद को देखा। फिर तो उसके खजाने के बारे में भी जानते होगे, जो मीनार के नीचे कहीं है। जानता हूँ, मास्टर ने कहा। क्या सच में वहाँ माल या यूं ही शोर डाला हुआ है? मीरचंद ने पूछा। है। खजाना है? सुनी बात कह रहे हो या देखा है? मीरचंद बोला। इतना जान लो कि खजाना है। देखा मैंने कभी नहीं, लेकिन है। मास्टर ने शांत स्वर में कहा। मीरचंद ने गुमेद को देखा। मास्टर गलत नहीं कहेगा। गुमेद ने हौले से सिर हिलाया। तुमने कभी खजाना पाने की कोशिश नहीं की? मीरचंद ने मास्टर से पूछा। मास्टर ने बारी बारी दोनों को देखा, फिर मुस्कुरा पड़ा। मैं तुम लोगों की तरह कच्ची गोलियां नहीं खेलता। क्या मतलब? गुमेद ने उसे गहरी निगाहों से देखा। खजाना हासिल करना हो तो सब्र भी चाहिए। मैं तो कब्ज से उसी सब्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इतना सब्र करके अब तक तूने क्या जाना? मनसुख और तरसेम की गुपचुप नजरें मिली। ये कि खजाने में जाने का रास्ता सिर्फ मीनार से नहीं है, कहीं और से भी है। कैसे जाना? मीरचंद की आंखें सिकुड़ी। वैन से दौलत निकालकर जब जगदम्बा के कबीले वाले इधर आए तो मैं उन पर नज़र रख रहा था। वो लोग खजाना लेकर मीनार तक नहीं गए। मास्टर ने कहा। कहाँ गए? ये नहीं बता सकता। यह भी तो हो सकता है कि खजाना मीनार के नीचे ना हो, कहीं और रखा हो। खजाने का रास्ता मीनार के नीचे से ही है, मास्टर ने विश्वास भरे स्वर में कहा। कैसे कह सकते हो? जब वो वैन में रखी दौलत लाए तो मैं मीनार पर ही नज़र रख रहा था कि उस दौलत को रखने वे सब मीनार से ही नीचे जाएंगे। परंतु वो वहाँ से नहीं गए, लेकिन वहाँ से निकले अवश्य। निकले? हाँ। इसका मतलब उन्होंने प्रवेश कहीं और से किया। वो दौलत भीतर रखे मीनार के रास्ते से बाहर आ गए। मास्टर ने हाँ में सिर हिलाया। क्या वो सब वही थे जो वैन से खजाना लेकर आए थे? गुमेद ने पूछा। वही थे। पहचानने की गलती तो नहीं हुई? ज़रा भी नहीं। मीरचंद और गुमेद की नज़रें मिली। अब तो तेरे को विश्वास हो गया कि जगदम्बा का खजाना वास्तव में वहाँ है? मीरचंद की तीखी नज़र मास्टर पर जा टिकी। तूने ये बात हमें क्यों बताई? मीरचंद ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। हमारा सफ़र एक ही रास्ते से होकर निकलता है, तो साथ चलने में क्या हर्ज है? मास्टर ने उसे देखा। तू अकेला भी जगदम्बा का खजाना हासिल कर सकता है? मीरचंद ने कहा। बहुत बड़ी दौलत है खजाने के रूप में उधर। अगर उसके 5-10 हिस्से भी कर लिए जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में मैं अकेले इतनी बड़ी दौलत समेट भी नहीं सकूंगा। मास्टर मुस्कुरा पड़ा। मीरचंद ने गुमेद को देखा। बीच में कोई बात तो है ही नहीं, वरना मास्टर इतने प्यार से हमसे बात ना करता। ठीक बोलता है तू। तभी मनसुख क्या उठा। खामा का तुम दोनों बेकार के शक को हवा दे रहे हो। मास्टर ने साफ मन से तुम लोगों से बात की है। मास्टर की बात का विश्वास करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मास्टर जानता है कि कैसे जगदम्बा के खजाने पर हाथ डाला जा सकता है। ये तो हम दोनों को खुशी से इस काम में अपने साथ ले रहा है, तो फिर सोचना कैसा? क्यों दरसिम? हाँ हाँ, ठीक ही तो कहा है तूने। मीरचंद और गुमेद की निगाह मास्टर पर थी। दौलत बहुत ज़्यादा है, मास्टर शांत स्वर में बोला। आपस में बांट लेंगे। तेरे को किसने बताया कि दौलत बहुत ज़्यादा है? गुमेद बोला। जगदम्बा के आदमी ने।
वो आदमी खजाने में दौलत रखने 2-3 बार जा चुका है। फिर तो मास्टर हर बात सरासर सच कहता है। तरसेम बोला। क्यों मनसुख? मैं तो पहले ही ये बात कह चुका हूँ, भाइयों को एक दूसरे पर विश्वास करके चलना चाहिए। गोमेद ने मीरचंद से कहा। बात करके देख लेते हैं। इस पर कितना विश्वास कर सकेंगे हम? मीरचंद ने सोच भरे स्वर में कहा। बात तो सुन ले कि कहता क्या है। गोमेद ने मास्टर को देखा। मास्टर शांत सा खड़ा उन्हें देख रहा था। सुन मास्टर, मीरचंद बोला, आंखें बंद करके हम तेरी बात का विश्वास नहीं कर सकते। तू भी तो हमारी किसी बात को सच नहीं मानेगा, सबूत चाहिए। अगर तू खजाने तक पहुंचने के बारे में हमारी तसल्ली करा देता है कि हम सफल रहेंगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, मिलकर खजाना हासिल करेंगे। विश्वास करा दूंगा। मुझे खजाने में जाने का एक और रास्ता भी पता है। कहाँ है वो रास्ता? जब मैं तुम दोनों को विश्वास दिला दूँ तब खजाने की तरफ बढ़ना, वरना मत बढ़ना। तो अब क्या करेंगे? मिर्चन के माथे पर बल पड़े। सबसे बड़े खतरे को रास्ते से हटाना है। सबसे बड़ा खतरा? देवराज चौहान। मीरचंद और गुमेद ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों की नज़रें मास्टर पर जा टिकी। देवराज चौहान माना हुआ डकैती मास्टर है, हिंदुस्तान का नंबर 1 डकैती मास्टर। जहाँ दौलत होती है वहाँ पर रास्ता ना होने पर भी देवराज चौहान रास्ता बना लेता है, मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा। जबकि सरदार जगदम्बा के खजाने पर हाथ डालने के लिए ही बरसों से मैं मजीरा में टिका हुआ हूँ। दोनों मास्टर को देखते रहे। देवराज चौहान जिस दौलत के पीछे पीछे मजीरा तक आया है वो दौलत जगदम्बा के खजाने तक पहुँच चुकी है। ऐसे में देवराज चौहान जगदम्बा के खजाने तक पहुँचने की कोशिश करेगा, यानी कि सब कुछ देवराज चौहान ले जाएगा और हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। मास्टर ने शब्दों को चबाकर कहा। यह बात तो मास्टर ने ठीक कही। तरसेम ने मनसुख को देखा। मैं कुछ कहूँ? मनसुख बोला। कह। मास्टर ने उसे देखा। आज तक जो भी दौलत लेने गया जगदम्बा के खजाने में वो जिंदा नहीं लौटा, तो देवराज चौहान भी मरेगा, वो भी जिंदा नहीं लौटेगा। ये बात देवराज चौहान पर शायद लागू ना हो। क्यों? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि देवराज चौहान के लिए ऐसे खजानों को लूट कर ले जाना मामूली बात है। वो बंद दीवारों में रास्ता बना लेता है। मैं बखूबी उसके कारनामे सुन चुका हूँ। देवराज चौहान ऐसा डकैती मास्टर है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो हम जैसा होकर भी हम जैसा नहीं है। जाने उसमें क्या है? वो कुछ खास है, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसमें खास क्या है। बहुत कुछ सुन रखा है उसके बारे में। गोमेद मीरचंद देखते रहे मास्टर को। फिर गोमेद मीरचंद से बोला। शायद ये ठीक कहता है। देवराज चौहान में कुछ खास है, वरना हमसे बचकर वो रानों से निकल नहीं आता। वही नहीं निकला बल्कि अयूब और जमीर को भी साथ ले आया। वो रानों में हमारे आदमी को मारता रहा और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। कोई दूसरा होता तो कब का मर खप चुका होता। मीरचंद ने गहरी सांस लेकर कहा। देवराज चौहान के बारे में राय कायम करना जल्दबाजी होगी। मैं उसे ठीक से जानता नहीं हूँ, सुना भी नहीं उसके बारे में। मीरचंद की सोच भरी निगाह मास्टर पर और गुमेद पर जा रही थी। यकीन नहीं आता कि क्या देवराज चौहान सच में इतना खतरनाक है। मास्टर, गोमित गंभीर स्वर में बोला, तू चाहता है कि देवराज चौहान को खत्म कर दिया जाए और उसके बाद ही जगदम्बा के खजाने पर हाथ डाला जाए। हाँ, ऐसा करना ज़रूरी है, वरना देवराज चौहान तलवार की तरह हमारी गर्दनों पर लटकता रहेगा। देवराज चौहान की मौत के बाद तू खजाने में जाने वाले दूसरे रास्ते के बारे में बताएगा? हाँ, देवराज चौहान की मौत के बाद ही हम सुरक्षित ढंग से खजाना लेने चलेंगे और ले भी आएंगे। नहीं ला पाए और दूसरों की तरह हम भी मारे गए तो? हमारे साथ खजाने तक जाने वाले सरदार जगदम्बा के 2 साथी भी होंगे। ओह, क्या उनसे तुम बात कर चुके हो? हाँ, ये तो ठीक है। मिर्चन ने सिर हिलाया। गोमेद ने मनसुख और तरसेम को देखा। इन दोनों का क्या करना है? ये भी हमारे साथ हैं। मिलकर हम देवराज चौहान को ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं। उसके साथ जगमोहन भी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मौत जब पंख फैलाएगी तो पास के उड़ते तिनकों को भी समेट लेगी। मास्टर के स्वर में दरिंदगी के भाव आ गए थे। सोहनलाल नगीना के पास पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। मिन्नो के बारे में कोई खबर लाए? हाँ नगीना भाभी, सोहनलाल बैठता हुआ बोला। पहले मालूम किया कि वो कहाँ रहती है, फिर वहाँ जाकर पता किया इस वक्त मोना चौधरी अपने फ्लैट में ही है। नगीना के चेहरे पर सख्ती आ गई। फ़ोन नंबर है उसका? हाँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। सोहनलाल उठा और मोना चौधरी का फ़ोन नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल बजी तो सोहनलाल ने रिसीवर नगीना को थमा दिया। नगीना ने रिसीवर कान से लगाया तो कानों में मोना चौधरी की आवाज़ पड़ी। हेलो मिन्नो। नगीना की आवाज़ में कठोरता थी। ओह बोलो। गोपनीय कागजातों वाला पैकेट मेरे हवाले कर। नहीं बेला, वो तो उन कागजातों को किसी को बेच नहीं। बेकार की बातें मत कर बेला। मैं इस बारे में तेरे से कोई बात नहीं करना चाहती। मेरी नज़र तुझ पर है और वो कागजात मैं तेरे से लेकर रहूँगी। जवाब देने की अपेक्षा उधर से मोना चौधरी ने फ़ोन बंद कर दिया। नगीना ने गुस्से में रिसीवर कान से हटा लिया। क्या हुआ? सोहनलाल ने पूछा। मिन्नू ने फ़ोन बंद कर दिया। नगीना ने कठोर स्वर में कहा। सोहनलाल गहरी सांस लेकर रह गया। मैं मिन्नू से मुलाकात करूंगी, नगीना कह उठी। झगड़ा हो जाएगा। सोहनलाल बेचैन सा हुआ। मैं तो आराम से बात कर रही थी, मिन्नू को शायद झगड़ा ही पसंद है। एक बार फिर बात करके देख लो, सोहनलाल ने कहा। कोई फ़ायदा नहीं, वो कैसी ज़िद्दी है जानती हूँ मैं।
तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जाने से वो कागजात दे देगी? मैं लेकर रहूँगी, वो उसने पास ही रखे होंगे। कब मिलोगी मोना चौधरी से? सोहनलाल गंभीर हुआ। अभी, इसी वक्त चलेंगे हम। रात के 12 का वक्त हो रहा था। शाम की अपेक्षा सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गया था, परंतु वाहन अभी भी दौड़ रहे थे। रह रहकर हेडलाइटों की तीव्र रोशनी आंखों में पड़ रही थी। सोहनलाल ने अपार्टमेंट के बाहर ही कार रोक दी। बोला, ये सामने अपार्टमेंट में मोना चौधरी का फ्लैट है। फ्लैट नंबर क्या है? नगीना ने कठोर सर में उधर देखते हुए पूछा। 23 नंबर। नगीना ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। मैं भी साथ चलता हूँ, सोहनलाल कह उठा। ज़रूरत नहीं, तुम यहीं इंतज़ार करो। अकेले में तुम्हें मोना चौधरी से खतरा हो सकता है। मिन्नो को भी तो मुझसे खतरा हो सकता है, नगीना ने सख्त स्वर में कहा। मैं उससे झगड़ा करने नहीं जा रही, कागज़ लेने जा रही हूँ। वो कागज़ नहीं देगी और झगड़ा हो गई, सोहनलाल ने झल्ला कर कहा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आ जाऊंगी, नगीना ने कहा और अपार्टमेंट के गेट की तरफ बढ़ गई। सोहनलाल परेशान सा कार में बैठा नगीना को जाते देखता रहा। मोना चौधरी की आंख खुली। वो जागी रही थी, नींद में नहीं थी। आंखें बंद किए बेड पर लेटी थी। रात के 12 बज रहे थे, परंतु आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मस्तिष्क में उभरती सोचें तेजी से दौड़ रही थी। फकीर बाबा यानी पेशीराम से हुई बातचीत पर वो पुनः गौर कर रही थी। मजीरा के आदिवासी सरदार जगदम्बा ने जहां अपना खजाना रखा था, वो जगह दो साधुओं ने सारी उम्र लगाकर तब बनाई थी जब उनका तीसरा जन्म हुआ भी नहीं था। वो और देवराज चौहान अपने दूसरे जन्म में थे। उस जगह को बनाने वो दो साधु जवानी में आए थे और बुढ़ापे में उस जगह को तैयार करके कबीले को सौंपकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उसके बाद उस जगह पर बस्ती वाले अपनी दौलत रखने लगे। वहाँ पर हर किसी का आना जाना नहीं था। बस्ती के चंद खास लोग ही सरदार जगदम्बा या फिर पुजारी की देखरेख में भीतर जा पाते थे। जो भी हो, हकीकत में वो जगह खजाना रख लिए के नहीं बनाई गई थी, बल्कि वो तिलिस्म था। देवराज चौहान के और उसके नाम का तिलिस्म वहाँ बांध दिया गया था। जब वे दोनों वहाँ पहुँचे, तिलिस्म तोड़ें और उन्हें आगे जाने के लिए रास्ते मिलते चले जाएं, और आखिरकार वे दोनों वहाँ पहुँच जाएं जब तिलिस्म के निर्माता उसे पहुँचाना चाहते हैं। वो रास्ता निकलता है एक अनजानी नगरी में। जादू टोने से भरी उस नगरी की दुनिया तंत्र मंत्रों के नए आविष्कारों में उलझी रहती है। टोने करने के लिए नए नए रास्ते निकालते हैं कि दुश्मन पर अचूक प्रहार हो, और जब एक प्रयोग हो जाता है, पक्का हो जाता है कि टोने का ये ढंग ठीक है, पहले से बेहतर है, तो उसे बाहरी यानी इस दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए भेज दिया जाता है, और उस टोने के शिकार मासूम लोग होने लगते हैं। ऐसा और भी बहुत कुछ होगा। मोना चौधरी ऐसी सोचों में उलझी हुई थी कि वे लोग कौन हैं जो जादू टोनों और जानलेवा मंत्रों के बारे में शोध करने में उलझे हुए हैं। वे जो भी हैं यकीनन शक्तिशाली हैं। ऐसे लोगों में वो और देवराज चौहान पहुंच जाएं तो वहाँ करेंगे क्या? यह ऐसा काम नहीं है कि वे हिस्सा ले सकें इन कामों में। मध्यम सी उभरी आहट की वजह से मोना चौधरी की सोचें टूटी और आंखें भी खुल गई थीं। कमरे में नाइट बल्ब का प्रकाश फैला हुआ था। मोना चौधरी की नज़रें कमरे में दौड़ी और सोच रही थी कि आहट कहाँ से उभरी जिसने उसकी सोचों को भंग किया। एकाएक उसकी निगाह खिड़की पर लटके पर्दे पर जा टिकी। कमरे के बाकी के पर्दे शांत से थे, परंतु वो कुछ हिल रहा था, जबकि ऐसी हवा न थी कि उसका हिलना सामान्य लगे। तभी मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। उसने स्पष्ट महसूस किया कि वहाँ कोई है। अगले ही पल जो वहाँ था वो पर्दे से बाहर आता दिखा। मोना चौधरी समझ चुकी थी कि आने वाला खुली खिड़की से सावधानी से भीतर प्रवेश करके आया है। नींद में डूबे अंदाज में मोना चौधरी बेड पर पड़ी उसे देखती रही। 2 पलों में ही उसे एहसास हो गया कि कमरे में आ चुकी वो कोई औरत है। अगले 2 पलों में वो उस औरत को पहचान चुकी थी कि वो बेला यानी नगीना है। बेला को आया पाकर मोना चौधरी ने मन ही मन गहरी सांस ली। उसका आना यह साबित करता था कि वो गोपनीय कागजों वाले पैकेट को भूली नहीं है। कमरे में आकर नगीना ठिठकी। बेड पर लेटी जरा सी आंख खोले मोना चौधरी उसे देख रही थी। नाइट बल्ब के प्रकाश में वो साफ स्पष्ट नजर आ रही थी। नगीना अब इधर उधर देख रही थी। फिर नगीना बिना आवाज़ किए सावधानी से कमरे की तलाशी लेने लगी। मोना चौधरी समझ गई कि वो उन गोपनीय कागजों वाला पैकेट तलाश कर रही है। उसे देखते हुए मोना चौधरी वैसे ही पड़ी रही। 10 मिनट बीत गए। नगीना अब सीधी खड़ी हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि इस कमरे में कहीं भी वो पैकेट नहीं है, शायद दूसरे कमरे में रखा हो। फिर उसके कदम सामने नजर आ रहे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वो खुला हुआ था। नगीना ने भीतर प्रवेश किया और आहिस्ता से पल्ले बंद करके भीतर की रोशनी ऑन कर ली। मोना चौधरी के होंठों पर मुस्कान उभरी। वो चाहती थी कि नगीना अच्छी तरह तलाशी ले लो और उसे यकीन हो जाए कि वो पैकेट अब उसके पास नहीं है। मोना चौधरी वैसे ही बेड पर पड़ी रही, आंखें बंद कर लीं। नगीना बे आवाज़ सावधानी से कमरे की तलाशी ले रही थी कि एकाएक पास ही रखा फ़ोन बजा। नगीना ने फ़ौरन रिसीवर उठा लिया कि फ़ोन बेल की आवाज़ मोना चौधरी तक ना पहुंचे और वो फ़ोन सुनने इधर ना आ जाए। हेलो, नगीना ने रिसीवर कान से लगाकर फुसफुसा कर कहा। मोना चौधरी, ये जहांगीर की आवाज़ थी। कहो, मैंने छोटू के साथ मिलकर मजीरा जाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। तुम महाजन को लेकर कब आ रही हो? मजीरा? नगीना के होठों से फुसफुसाता स्वर निकला। जाना नहीं है क्या? जहांगीर की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। तुमने जाने के लिए हाँ की थी? याद है, नगीना ने फुसफुसाए स्वर में कहा।
महाजन को अभी फ़ोन किया था तो उसने कहा कि रवानगी का वक्त तुमसे पूछ लूँ। नगीना का मस्तिष्क इस समय तेज़ी से दौड़ रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मजेरा के लिए हमें कब चलना चाहिए? नगीना फुसफुसाकर बोली। मेरी तरफ से तो बेशक अभी चलो, लेकिन तुम बहुत धीमे फुसफुसाकर क्यों बोल रही? साथ वाले कमरे में कोई है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बातें सुने। समझ गया, मजीरा के बारे में बोलो। अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दो, फुर्सत मिलने पर तुम्हें फ़ोन करूँगी, तब बात करेंगे। फ़ोन नंबर तुम्हें दिया तो था, फिर दे दो। वो जाने कहाँ रख दिया। दूसरी तरफ से जहांगीर ने फ़ोन नंबर बताया। नगीना ने फ़ोन नंबर अच्छी तरह याद करके मस्तिष्क में सुरक्षित रख लिया। बाय, जल्दी करूँगी तुम्हें फ़ोन, कहकर नगीना ने आहिस्ता से रिसीवर वापस रख दिया। मिन्नू यानी मोना चौधरी ने मजीरा जाने की तैयारी कर रखी है। वो किसी भी वक्त मजीरा के लिए निकल लेगी। चलने की तैयारी हो चुकी है। क्या करने जा रही हो मिन्नू मजीरा में? क्या करने जा रही है मिन्नू मजीरा में? क्या गोपनीय दस्तावेजों के पैकेट का सौदा करने जा रही है? फ़ोन वाले से इस बारे में ज़्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं था, उसे शक हो सकता था, लेकिन ये अच्छा रहा कि पता चल गया कि मिन्नू मजीरा जा रही है। नगीना ने पूरे कमरे को छान मारा, परंतु वह पैकेट कहीं नहीं मिला। इस प्रकार नगीना ने तीसरा कमरा भी देखा, पैकेट नहीं मिला। यह सोचकर नगीना का चेहरा क्रोध से भर गया कि कहीं मिन्नू ने पैकेट को दुश्मनों के हाथों ऊंचे दामों में बेच तो नहीं दिया। अब मिन्नू से सीधी सीधी बात करना ज़रूरी हो गया था। नगीना उस कमरे में आ गई जहां मोना चौधरी बेड पर लेटी थी। नगीना को आया पाकर समझ गई कि मोना चौधरी को पैकेट नहीं मिला और अब वो उसके पास पैकेट के बारे में पूछने को आ गई है। इससे पहले नगीना कुछ कहती मोना चौधरी कह उठी, खिड़की से आने की क्या ज़रूरत थी बेला? दरवाजे से आती तो मुस्कुराकर तेरा स्वागत करती। नगीना चौंकी। मोना चौधरी मुस्कुराई और उठ बैठी। मध्यम रोशनी में दोनों एक दूसरे को स्पष्ट देख पा रही थी। एकाएक नगीना का चेहरा कठोर होने लगा। वो कागजात कहाँ हैं मिन्नू? गए। मोना चौधरी मुस्कुराई। दूर चले गए। तो तूने कागजातों को देख के दुश्मनों के हाथ भेज दिया? नगीना गुर्रा उठी। मोना चौधरी उसे देखती रही। वही हुआ जिसका मुझे डर था। तूने बहुत ही गलत काम किया। बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती है, एकाएक मोना चौधरी बोली। मैंने कहा और तूने मान लिया? क्या मतलब? नगीना की आंखें सिकुड़ी। वो कागजातों वाला पैकेट रखा है मेरे पास। नगीना की आंखों में शक नाच उठा। झूठ बोलती है अब, सच कह रही हूँ। मोना चौधरी ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे मालूम था कि तू मेरे पास आएगी वो पैकेट लेने। हार नहीं मानेगी इतनी आसानी से। और तूने वो पैकेट मुझे देने के लिए रख लिया? नगीना ने होठ सिकोड़कर कहा। हाँ, खुद हार स्वीकार करने को तैयार हो गई। विश्वास नहीं हो रहा, मुस्कुराई मोना चौधरी। ये बात विश्वास करने वाली है ही नहीं कि तू हार स्वीकार कर ले। नगीना शब्दों को चबाकर कह उठी। लेकिन तब तक तेरी बात मान लेती हूँ जब तक तू कोई चालाकी नहीं करती। मुस्कुराती मोना चौधरी उसे देखती रही। ला, वो पैकेट मुझे दे दे। वो तेरा ही है, तुझे ही दूंगी। जाने से पहले कम से कम चाय तो। मुझे पहले पैकेट चाहिए, बाद में बाकी बातें। तेरी मर्जी, कहते हुए मोना चौधरी उठी। कहाँ रखा है? उस कमरे में, मैं देख चुकी हूँ। नगीना ने सतर्क स्वर में कहा। वहाँ कुछ नहीं है। बहुत छिपा कर रखा है, इस तरह नहीं मिलेगा। मैंने जब तेरे को खिड़की से भीतर आते देखा तो यही सोचा कि देखती हूँ कि तू पैकेट को तलाश कर पाती है या नहीं, लेकिन नहीं ढूंढ पाई। बेड से उतरकर मोना चौधरी दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी। शक में गिरी नगीना 2 कदम पीछे रहकर चल पड़ी। देवराज चौहान कहाँ हैं? मोना चौधरी ने सामान्य लहजे में पूछा। नगीना की आंखें सुकड़ी। क्यों पूछती है? यूं ही। वो तो तेरा दुश्मन है, तीखे स्वर में कहा नगीना ने। मोना चौधरी ठिठकी। पलट कर मुस्कुराते हुए नगीना को देखा। दुश्मन है तो क्या हुआ, जीजा भी तो है। नगीना अजीब सी निगाहों से मोना चौधरी को देखने लगी। ऐसे क्या देखती है? तेरे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती मिन्नू। क्यों? या तो दुश्मनी की बात कर या रिश्ते की। दोनों नावों में पैर रखकर नदी पार नहीं की जाती। एक वक्त ऐसा भी आता है कि दोनों पाँव एक ही नाव में रखने पड़ते हैं, और मुझे विश्वास है कि तब तो दुश्मनी की नाव में ही दोनों पैर रखेगी। बहुत समझदार हो गई है तू। चल। नगीना सतर्क सी कह उठी। वो पैकेट मेरे हवाले कर। मोना चौधरी सिर को झटक कर पलटी और कमरे में प्रवेश कर गई। नगीना उसके साथ थी। तूने बताया नहीं कि देवराज चौहान किधर है इस वक्त? मैं नहीं जानती। पति के बारे में खबर नहीं रखती? कैसी औरत है तू? मोना चौधरी मुस्कुराई। वो मेरा पति है, पशु नहीं कि उसके गले में रस्सा बांधकर दरवाजे पर बांधे रखूँ। नगीना ने तीखे स्वर में कहा। इन रिश्तों की गहराई तक जाने के लिए ब्याह करना पड़ता है, जो तूने किया नहीं। शायद तेरी किस्मत में ब्याह है ही नहीं। पहले जन्म में भी नहीं था और अब भी नहीं। झगड़ों में और दुश्मनी निभाने में पड़ी रहती है तू। इन बातों से फुर्सत पाए तो दूसरी दुनिया के बारे में सोचे। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ गई। वो एकटक नगीना को देखने लगी। ऐसे क्या देखती है? सोच रही हूँ कि मेरी छोटी बहन बेला कितनी बड़ी हो गई है, कितनी अच्छी और समझदारी की बातें कर रही है। मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। तो ठीक कहती है कि मेरी किस्मत में ब्याह नहीं है। पहले जन्म में भी नहीं था और इस तीसरे जन्म में भी नहीं है। शायद मेरा जन्म ब्याह के लिए हुआ ही नहीं होगा। तो किस वास्ते जन्म हुआ है? नहीं जानती। ये तो जन्मों की रूपरेखा तैयार करने वाला ही जानता होगा कि उसने मुझे इस ज़मीन पर किस वास्ते भेजा है। मोना चौधरी एकाएक मुस्कुरा पड़ी।
ये भी तो हो सकता है कि मेरे हाथों कोई खास काम कराने के लिए मुझे इस धरती पर भेजा हो, शायद कोई बहुत ही खास काम। दिल को झूठी तसल्ली देने के लिए तो कुछ भी सोच सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है। वो पैकेट दे। मोना चौधरी की निगाह कमरे में घूमी, फिर आगे बढ़कर लाइट जला दी। उधर मोना चौधरी ने बेड की तरफ इशारा किया। बेड के बक्से में रखा है वो पैकेट। नहीं है, मैं देख चुकी हूँ, वहीं है, मोना चौधरी ने लापरवाही से कहा। शायद तूने ठीक से देखा नहीं, नीले कपड़े में लिपटा है। नगीना बेड की तरफ बढ़ गई। मोना चौधरी की आंखों में तीव्र चमक उभरी। नगीना बेड खोलकर भीतर रखे कपड़ों में हाथ मारने लगी। मोना चौधरी फुर्ती से दबे पांव नगीना के पास पहुंची और उसकी गर्दन के गिर्द बाँह लपेटकर बाहों को कस लिया। नगीना तड़प उठी, उसे अपनी सांस रुकती सी लगी। बेला, मोना चौधरी कठोर स्वर में कह उठी, वो पैकेट तेरे को कभी नहीं मिल सकता। उस पैकेट ने जहां पहुंचना था वहां पहुंच चुका है। इस वक्त तेरे को बेहोश करना भी ज़रूरी है। मैं रात के इस वक्त अपने घर पर शोर होता नहीं देखना चाहती, और तू पैकेट के लिए मेरे से झगड़ा करने से पीछे नहीं हटेगी। गर्दन भींची होने के कारण नगीना कुछ कह ना पा रही थी। तभी मोना चौधरी का दूसरा हाथ उठा और वेग के साथ नगीना की कनपटी पर जा पड़ा। नगीना को अपनी आंखों के सामने लाल पीले तारे नाचते दिखे। उसी पल पुनः कनपटी पर मोना चौधरी का हाथ पड़ा। अगले ही पल नगीना बेहोशी में डूबती चली गई। मस्तिष्क में अंधेरा गिरता चला गया। इससे पहले कि वो गिरती, मोना चौधरी ने उसे संभाला और बेड पर लिटा दिया। कई पलों तक वो बेहोश नगीना को गंभीर नज़रों से देखती रही। वो जानती थी कि बेला यानी नगीना इसलिए उससे चोट खा गई कि उसे भरोसा रहा होगा कि वो उसके साथ कोई भी गलत हरकत नहीं करेगी, वरना नगीना पर काबू पाना आसान नहीं था। विश्वास ही विश्वासघात को जन्म देता है। तभी पास ही पड़े फ़ोन की बेल बजने लगी। हेलो, मोना चौधरी ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। बोलो। जहांगीर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जहांगीर की आवाज़ पहचान ली मोना चौधरी ने। क्या बोलूँ? मोना चौधरी ने अजीब से स्वर में कहा। अभी हमारी बात हुई थी मोना चौधरी, तुमने हमारी बात हुई थी। मोना चौधरी के माथे पर बल उभरे। निगाह बेहोश पड़ी नगीना की तरफ गई। कुछ पलों की चुप्पी के बाद जहांगीर की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। नींद में हो? मोना चौधरी ने गहरी सांस ली, फिर बोली। क्या बात हुई थी हमारी? जहांगीर ने बताया। वो मैं नहीं थी। मोना चौधरी ने नगीना को देखा। कोई और थी, तो मैं आवाज़ पहचान लेनी चाहिए थी। वो बहुत धीमे स्वर में फुसफुसा कर बोल रही थी। उसका कहना था कि दूसरे कमरे में कोई है, शायद इसी वजह से मैं उसकी आवाज़ ठीक से सुन नहीं पाया। मैंने समझा तुम ही हो। मोना चौधरी कुछ नहीं बोली। क्या हुआ? कौन थी वो? छोड़ो। मजीरा के लिए कब चलना है? मैंने सारी तैयारी कर ली है, सुबह चलेंगे। मोना चौधरी ने कहते हुए बेहोश नगीना को देखा। सुबह? तुम्हारा मतलब कि कुछ घंटों बाद? हाँ, महाजन को बता दो, सुबह 6 बजे मैं तैयार मिलूंगी। समझ गया। मैं छोटू को कह देता हूँ कि नहा धो ले। कहता था जब मजीरा जाना होगा उससे एक दिन पहले नहाऊंगा। पता नहीं क्यों नहाने का नाम सुनकर बहुत चिढ़ता है वो। सुबह आ जाना। मोना चौधरी ने कहा, फ़ोन बंद कर दिया। बेला यानी नगीना जान चुकी थी कि वो मजीरा जा रही है, परंतु वो मोना चौधरी का ख्याल था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोना चौधरी नगीना को बेहोशी की अवस्था में ही यहाँ से निकाल देना चाहती थी। वो जानती थी कि नगीना को होश आ गया तो खामाखा का शोर शराबा होगा। कुछ इस तरह से बाहर ले जाना होगा कि किसी को शक ना हो। मोना चौधरी आगे बढ़ी और नगीना के बेहोश शरीर को बेड की चादर में ही लपेटने लगी। 10 मिनट बाद ही मोना चौधरी ने अपने कपड़े बदले और नगीना के चादर में लिपटे बेहोश शरीर को रस्सी में बांधकर पीछे की खिड़की के सहारे अंधेरे वाले हिस्से में उतार दिया। फिर वो बाहर निकली और दरवाज़ा लॉक करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पार्किंग में खड़ी कार को मोना चौधरी अपने फ्लैट के पीछे वाले हिस्से की तरफ लाई और नगीना के चादर में लिपटे बेहोश शरीर को उठाकर कार की पीछे वाली सीट पर डाला और अपार्टमेंट से बाहर निकलती चली गई। बाहर सोहनलाल मौजूद था। सोहनलाल ने कार को बाहर निकलते भी देखा, परंतु अंधेरे की वजह से वो मोना चौधरी को स्टीयरिंग पर बैठे नहीं देख पाया। कार दूर होती चली गई। रात का 1 बजने जा रहा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मास्टर के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।